हेलो एवरीवन, आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। तो हम पढ़ रहे थे 2020 के सारे क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। हमारे 2020 के पेपर में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन जो हमारे टर्म 2 में आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम देख रहे थे। सेट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हमें देखना है सेट 4 के बारे में। सेट 4 के अंदर कितने क्वेश्चंस है, किस तरह से आपको अटेंड करने हैं उनको और किस तरह से उनका आंसर देना है, कहाँ आप पिक्चर्स डाल सकते हो, कहाँ नहीं डाल सकते, कहाँ डायग्राम बना सकते हैं, लेबल करना है कि नहीं करना, कितना लेबल करना है, चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है तो हमें पता है ना फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है, बट ये तो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जस्ट चारों में से आंसर देख लो कौन सा है और उसको मार्क कर दो। सो ट्रांसफर ऑफ मेल गमेट टू फीमेल गमेट, क्या मेल गमेट टू फीमेल गमेट उसका जब ट्रांसफर होता है इट इज फर्टिलाइजेशन? नो, बिल्कुल नहीं। फ्यूजन ऑफ न्यूक्ली ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट, मेल और फीमेल गमेट के जो न्यूक्ली है उनका फ्यूजन होना, डेफिनेटली जब मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन होता है उसी को तो हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इट इज योर राइट आंसर। एडिशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिल्कुल भी नहीं। द फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नो, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है भाई। कोई भी गमेट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो हमने तो उसको नाम दिया ही नहीं कुछ अभी तक, तो हमें पता ही नहीं, इसलिए हम फर्टिलाइजेशन हम उसको बोल नहीं सकते। चलिए, सो एक्सप्लेनेशन आई होप कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट। भाई ये तो आपको याद होगा, डिप्लॉइड का नाम तो आपको याद ही होगा, हमने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में पढ़ा था कि जब कोई सेल जो है, अगर कोई सेल है उसके अंदर एक आपका ओनली एन है, मतलब एन क्या है, 23 क्रोमोसोम्स है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो चुके हैं, हाफ हो चुके हैं। भाई एग के अंदर भी 23 होते हैं और स्पर्म के अंदर भी क्या होता है, एन ही होता है, मतलब कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 मिलके क्या बना देंगे, 46। कब बनाएंगे, दोनों का क्या होगा, फ्यूजन। उस फ्यूजन को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पर जब नया एक सेल बनेगा तो वो बनेगा 2n। अब देखो n आया तो बन गया 2n, मतलब कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और ये जो सेल है ये डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। तो डिप्लॉइड सेल किसकी वजह से बना, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से बना। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजन दे रखा है और इसके अंदर आपको बताना होता है कि कौन सा वाला राइट है कौन सा वाला रॉन्ग है, और अगर दोनों ही राइट है तो कौन किसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, द असर्शन इज the sex of a child in human beings will be determined by the type of chromosomes he or she inherits from the father। भाई कोई भी एक चाइल्ड है, ह्यूमन बीइंग का कोई भी चाइल्ड है, अब वो बॉय होगा या गर्ल होगा ये हम कैसे बता सकते हैं। तो भाई फादर से जो क्रोमोसोम उसको मिला है, भाई फादर से अगर एक्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, वो फीमेल बन जाएगी। और अगर फादर से वाई मिलेगा क्रोमोसोम मतलब क्या हो जाएगा, बॉय बनेगा, भाई मेल बन जाएगा उससे। तो ये जो डिटर्मिनेशन होता है ये किसकी वजह से हुआ, भाई फादर के क्रोमोसोम की वजह से हुआ। ठीक है भाई, ये तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो नाउ अ चाइल्ड, रीजन इज अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर। अगर कोई चाइल्ड है वो अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, वुड बी अ गर्ल, डेफिनेटली वो क्या बन जाएगी, वो गर्ल बन जाएगी। उसके पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। व्हाइल अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर वुड बी अ बॉय। जैसे ही कोई अगर चाइल्ड है उसके अंदर एक वाई क्रोमोसोम इनहेरिट हो जाएगा अपने फादर से, दैट मीन्स कि वो क्या बन जाएगा, वो एक बॉय बन जाएगा जिसके पास में एक्स वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये भी ठीक है भाई, ये गलत नहीं है। हमने पढ़ा है ना कि जब एक्स एक्स जब होता है, फीमेल का एक्स एक्स हो गया, मेल का क्या हो गया, एक्स वाई होता है। जब दोनों का फ्यूजन होगा तो भाई ये वाला जो एक्स है जब ये एक्स वाई से मिलेगा तो एक तो बनेगा एक्स एक्स, दूसरा बनेगा एक्स वाई। ठीक है, और जब ये एक्स है ये एक्स से मिलेगा तो बनेगा एक्स एक्स, और वाई से मिलेगा तो बनेगा एक्स वाई। और ये एक्स वाई वाले जो है दोनों मिलके क्या होते हैं, ये होते हैं बॉयज, और जो एक्स एक्स वाले हैं ये क्या होते हैं, ये होती है गर्ल्स। तो भाई यही तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो ठीक है ना, असर्शन है रीजन है, दोनों ही सही है, दोनों में कोई भी गलत नहीं है। अब ये जो चीज बोल रहा है असर्शन में जो बोला है वही तो एक्सप्लेनेशन है, इसी का तो एक्सप्लेनेशन कौन है, ये रीजन है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो सही है, लिख दो, दोनों का है आंसर ट्रू है दोनों, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। भाई आर मतलब रीजन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नीट डायग्राम शोइंग फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर एंड लेबल। एक फ्लावर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन को शो कर रहा है उसका नीट डायग्राम बनाना है और उसमें लेबल करना है।
लेबलिंग किसको करनी है? अभी पोलन ट्यूब को करना है, मेल जर्म सेल को करना है, फीमेल जर्म सेल को करना है, और उसके बाद क्या करना है? अभी एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर, व्हाट हैपेंस टू द ओवरी एंड ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। भाई ये तो ही बात की बात। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई हमें एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, तो भाई उस डायग्राम के अंदर होना चाहिए फर्टिलाइजेशन शो करने वाली चीजें होनी चाहिए कि फ्लावर के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, भाई वो डायग्राम चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? ओवरी के अंदर होता है, जो फीमेल पार्ट है उसी के अंदर होगा। तो मतलब हमें बाकी के फ्लावर के पार्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कौन सा पार्ट बनाएंगे? द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के अंदर क्या होगा? तो यहाँ पर देखो क्या होगा? पोलन ग्रेन होगा। उस पोलन ग्रेन से क्या बनेगा? एक पोलन ट्यूब बनेगी। तो भाई ये देखो, ये बन गई हमारी पोलन ट्यूब बन गई है। ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ जा रही है? माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू कहाँ जा रही है? एग से मिलने जा रही है। माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जा रही है, और जब ये एम्ब्रियो सैक में जाएगी तो वहां पे कौन मिलेगा? वहां पर उनको मिलेगा यहाँ ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स, नीचे की तरफ एक एग मिलेगा सेंटर में, और दोनों बाकी साइड वाले ये जो है ये क्या है? ये है सिनर्जिड्स, जो एग को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक मिलेगा पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्या है? एक ऐसा सेल है जो कि डिवाइड नहीं हो पाया सेल डिवीजन के टाइम। मानते हैं हम इसको सिंगल है, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है? पोलन ट्यूब को लेबल करना है। तो भाई पोलन ट्यूब कौन सी है? वो ट्यूब जो पोलन ग्रेन्स के अंदर से मेल गमेट को एग तक पहुंचाने के लिए पाथ प्रोवाइड करती है। तो ये हो गई आपकी क्या? पोलन ट्यूब हो गई। तो ये आपकी हो गई पोलन ट्यूब। नाउ मेल जर्म सेल्स कहाँ होंगे? तो भाई पोलन ग्रेन से नीचे आ रहे हैं ना, अभी तो पोलन ग्रेन से नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये है मेल जर्म सेल। यहाँ पर क्या होंगे? मेल जर्म सेल, जो कि नीचे की तरफ आ रहे हैं अभी। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? फीमेल जर्म सेल। कहाँ होगा फीमेल जर्म सेल? तो भाई अभी तो बताया, यहाँ पे होगा। ये वाला जो है ये क्या है? ये फीमेल जर्म सेल है, या फिर हम उसको कहते हैं एग। एम्ब्रियो सैक के अंदर नीचे की तरफ जो ये 3 आपको सेल्स नजर आ रही है, उसमें से जो सेंटर वन है दैट इज एग, द फीमेल जर्म सेल। बाकी की जो 2 है वो क्या है? सिनर्जिड्स है, जो क्या करते हैं? उस एग को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया फीमेल जर्म सेल। ये सबको लेबल करना है बिकॉज इसने क्वेश्चन में कहा है। नहीं भी कहा होता तो भी जहां आप डायग्राम बना रहे हो वहां पे लेबल डायग्राम ही बनाना है आपको। जब भी एग्जाम में पूछा जाए डायग्राम, तो सीधा आप क्या बनाएंगे? लेबल डायग्राम बनाएंगे। चलिए, द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके प्रोसेस को आपको बताना है। अब प्रोसेस क्या होता है फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन का? सो पोलन ट्यूब इज फॉर्म फ्रॉम द पोलन ग्रेन। भाई सबसे पहले क्या होगा? जो पोलन ग्रेन है, जैसे अभी आपको बताया गया था, पोलन ग्रेन से क्या बनेगा? एक पाथ बनेगा, मतलब पोलन ट्यूब बनेगी, जो माइक्रोपाइलर एंड से कहाँ चली जाएगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर एग से फ्यूज होने के लिए वहां चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा? फ्यूजन होगा, किसका? एग का, और जो मेल गमेट आया था उसका फ्यूजन होगा, मेल जर्म सेल का फ्यूजन होगा, ठीक है। दोनों का फ्यूजन होके क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। भाई दोनों का फ्यूजन हुआ मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमेशा क्या होता है? जाइगोट होता है। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो बन गया, अच्छे से हो गया सब कुछ, उसके बाद क्या होगा? तो भाई जो ओवरी है, जो ये ओवरी है, ये ओवरी, ये जो पूरी ओवरी है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो इसके अंदर जो ओव्यूल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सीड्स में कन्वर्ट आपके, ठीक है। ओव्यूल्स हो जाएंगे सीड्स में कन्वर्ट, और जो ओवरी है वो हो जाएगी फ्रूट में कन्वर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होती है? तो भाई प्यूबर्टी हमें पता है क्या होती है, एक एज होती है। प्यूबर्टी इज द एज जहां पर जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए चेंजेस शुरू हो जाते हैं, या हमारी बॉडी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू हो जाती है। दैट इज द एज ऑफ 11 to 14 एज है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। चलिए, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। हम इतना भी लिख सकते हैं, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस जो शुरू हो जाता है ना, जहाँ हमारी किशोरावस्था जो टीन एज जिसको आप बोलते हो, जब वो स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। लेकिन ये सिंगल एक लाइन में आपको नहीं बताना है, इसके साथ एक और डेफिनेशन लिखनी है, और जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है? द एज ऑफ मेल एंड फीमेल्स एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल। एक ऐसी एज मेल और फीमेल की जहां पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनल बन जाते हैं, मतलब कि वो मैच्योर होने लग जाते हैं। मैच्योर होके क्या करते हैं? वो मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी। और आपको पता होगा कि प्यूबर्टी की एज के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ह्यूमन मेल
इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है सारे के फंक्शंस को, किसके फंक्शंस को, इन सारे पार्ट्स के फंक्शंस को बताना है। और ये कौन से पार्ट्स है, तो भाई ये ह्यूमन के अंदर भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, इन सबके पार्ट्स के फंक्शन को आपको बताना है, भाई इनका फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो जो टेस्टीज है, टेस्टीज क्या होती है, इट इज अ प्रोडक्शन हाउस। किसका प्रोडक्शन हाउस है, ये स्पर्म का और आपके हार्मोन्स का। स्पर्म का प्रोडक्शन हाउस है टेस्टीज, और सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन भी कौन देता है, ये टेस्टीज ही देते हैं। टेस्टीज इज अ स्ट्रक्चर जो बॉडी से आउटर साइड में होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, वो टेस्टीज क्या काम करते हैं, वो स्पर्म को बनाने का काम करेंगे, इट इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ द स्पर्म, एंड टेस्टोस्टेरोन को भी सेक्रेट करने का काम करेंगे। टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन जो कि प्यूबर्टी की एज में शुरू हो जाता है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या होता है, इट सेक्रेट्स अ फ्लूइड। ये एक फ्लूइड सेक्रेट करता है जो बाद में आगे जाके क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। सीमेन इज द मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड एंड स्पर्म। चलिए, सो इट सेक्रेट्स अ फ्लूइड व्हिच मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इजियर। ये एक ऐसा फ्लूइड देता है जो स्पर्म की ट्रांसपोर्ट को इजी बना देते हैं, सो दैट की जो स्पर्म है वो बहुत इजीली वहां पे मूवमेंट कर सके। द फ्लूइड सेक्रेटेड गिव्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म। एक जो फ्लूइड जो ये सेक्रेट करता है, ये स्पर्म को मूवमेंट के साथ साथ में, इजी मूवमेंट के साथ साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, सो दैट कि स्पर्म जो है वो न्यूट्रिएंट से हेल्दी रहे और आगे जाके क्या करे, फीमेल गमेट से फ्यूज हो जाए। वासा डिफरेंशिया है, वासा डिफरेंशिया क्या करेगा, इट कैरीज द स्पर्म टू द सेमिनल वेसिकल। ये क्या करता है, आपके स्पर्म को लेकर जाता है, मतलब मेल के अंदर जो स्पर्म होता है उसको लेकर जाता है, कहाँ लेकर जाएगा, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड तक लेकर जाएगा। सेमिनल वेसिकल इज अ ग्लैंड, तो ये उस ग्लैंड तक लेकर जाएगा। याद होगा यहाँ से आ रहा था वासा डिफरेंशिया, यहाँ साथ में साइड में क्या आया था, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल था, और सेमिनल वेसिकल अपना जो वो फ्लूइड था वो दे दिया। यहाँ से आया क्या, स्पर्म, यहाँ से आया फ्लूइड, दोनों जब मिलके क्या बन गया, मिलके बना सीमेन, और वही सीमेन जो है उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉडी में से रिमूव कर दिया जाएगा। यूरेथ्रा, इट फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा क्या होता है, तो भाई इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एंड यूरिन। स्पर्म और यूरिन दोनों का जो इजैकुलेशन होता है, दोनों को जो बॉडी से रिमूव किया जाता है वो एक ही पाथ से किया जाता है। दिस पाथ इज कॉल्ड यूरेथ्रा। इसके अंदर देखो एक बार, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अंदर देखो ये कौन सा है भाई, यहाँ पे हमें ये तो पता है ये क्या है, यूरेथ्रा है, ये वासा डिफरेंशिया हमने इनको डिनोट कर रखा है। देखो जब भी होता है यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है भाई, यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यूरिन वहां पे कलेक्टेड है। नाउ अब क्या होगा कि भाई जो टेस्टीज है, देखो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ से ये आपके एपिडर्मिस के अंदर क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस जो इसके पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये इकट्ठा हो जाएगा, इट गेट्स कलेक्टेड। कलेक्ट होने के बाद में यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, देखो वासा डिफरेंशिया के थ्रू ये कहाँ गया, वासा डिफरेंशिया के थ्रू ये जा तो रहा था यूरेथ्रा में, लेकिन जो स्पर्म जो है वासा डिफरेंशिया के थ्रू जा तो रहा था कहाँ, यूरेथ्रा से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको जाने के लिए क्या चाहिए था, इजी मूवमेंट चाहिए था, न्यूट्रिशन भी चाहिए था। तो भाई ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है इसने क्या किया कि भाई चलो मैं आपको देता हूँ एक फ्लूइड जो आपको न्यूट्रिएंट्स भी देगा और आपके आगे जाने के लिए हेल्प भी करेगा। तो इसने एक फ्लूइड दिया, यहाँ से वासा डिफरेंशिया आई, स्पर्म को लेके आई, यहाँ सेमिनल वेसिकल ने अपना फ्लूइड दिया, दोनों जब मिले तो कहाँ ओपन हुए, यूरेथ्रा में ओपन हो गए, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका इजैकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट थिंग इज Why are testes located outside the abdominal cavity? ये abdominal cavity मतलब आपकी जो पेट वाला जो स्ट्रक्चर है वहां से बाहर की तरफ क्यों होते हैं, तो भाई ये बाहर की तरफ इसलिए होते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है। स्पर्म के फॉर्मेशन में हमारी बॉडी से थोड़ा सा टेम्परेचर जो होता है वो कम या ज्यादा, जो 2-3 डिग्री जो होता है वो कम चाहिए होता है, इसलिए क्या होता है 2-3 डिग्री जो है वो थोड़ा सा हमें क्या चाहिए होता है, भाई लोअर टेम्परेचर चाहिए। तो लोअर टेम्परेचर चाहिए तो क्या होगा, भाई लोअर टेम्परेचर चाहिए तो हमारी बॉडी के अंदर रह के तो उसको मिल नहीं सकता, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दैट इज वाई ये बॉडी से क्या होता है, थोड़ा सा आउटर साइड में होता है, सो दैट कि इसका टेम्परेचर जो है वहां पे वेरी हो सके और स्पर्म का फॉर्मेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। चलिए, स्टेट हाउ स्पर्म्स मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल के पास में किस तरह से जाते हैं स्पर्म, तो भाई पता है ना, पीछे एक लॉन्ग टेल होती है, पूंछ जो होती है उसके थ्रू चुपचाप से इस तरह से मोटाइल मूवमेंट करके चले जाता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो हमें क्या बताना है, इवोल्यूशन के बारे में बताना है। भाई हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है,
बस इस बार क्या करना है आपको एग्जाम में लिखना है। सो इवोल्यूशन के बारे में लिखना है कि भाई इवोल्यूशन क्या होता है, और ये भी बताना है कि इवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो पीछे वाली स्पीशीज है वो खत्म हो जाए। सपोज एक स्पीशीज है, उसने क्या हुआ 2-3 स्पीशीज और जनरेट हो गई और बन गई उससे स्पीशीज, तो क्या वो पहले वाली स्पीशीज खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। हमने बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था, बैक्टीरिया जो स्टार्टिंग में बने थे, जब ओरिजिन हुआ था लाइफ का, तब बैक्टीरिया बने थे और आज भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसका मतलब है कितना भी इवोल्यूशन हो गया लेकिन जरूरी नहीं है कि पीछे वाला भी खत्म हो जाए। जो इवोल्यूशन होता है वो सीढ़ी में नहीं होता है। हमने पढ़ा था ये कि लेडर शेप में नहीं होता हमारा इवोल्यूशन, कि भाई जो फर्स्ट है उससे नेक्स्ट स्पीशीज बनी, उससे नेक्स्ट स्पीशीज बनी, फिर एक नेक्स्ट स्पीशीज बन के लास्ट में बन गए हम। तो क्या हम ही प्रेजेंट है यहाँ पे? एनिमल्स नहीं है, और बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमारा जो इवोल्यूशन होता है वो ट्री शेप में होता है। मतलब अगर एक स्पीशीज है, उससे दूसरी स्पीशीज बन गई, उससे एक और स्पीशीज बनेगी, इससे एक और बन गई, इससे भी एक और बनी, ये प्रेजेंट है अभी भी, लेकिन एक दूसरे के साथ में और ज्यादा ये स्पीशीज जो है इस तरह से बनती जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो इवोल्यूशन होता है इट कैन नॉट बी इक्वेटेड। ठीक है, ये कभी भी प्रोग्रेस के साथ में इक्वेटेड नहीं होता है। सो ट्री शेप में हमारा इवोल्यूशन होता है। सो इवोल्यूशन को आप कैसे लिखेंगे? भाई इवोल्यूशन है क्या बेसिकली? तो भाई हमें पता है इवोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि हमें क्यों नहीं पता होगा? भाई हम आए भी तो हम इवोल्यूशन की वजह से ही है। डीएनए के अंदर जो कंटिन्यूअसली चेंजेस होते गए, तो लास्ट के अंदर क्या होता है? नई नई स्पीशीज बन गई। नई नई स्पीशीज से क्या हुआ? ये इवोल्यूशन ही तो है। और आज भी हम कहाँ जा रहे हैं? हम इवोल्यूशन की ओर जा रहे हैं। मतलब जितनी बार रिप्रोडक्शन होता है चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, लेकिन हमेशा वो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ऑफस्प्रिंग पहले वाले से थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में होगा। और मॉडिफिकेशन के साथ साथ में जब 1000वीं या 2000वीं जनरेशन के बाद की अगर प्रोजेनी आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा? तो पहले वाली प्रोजेनी से बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा। वो वो डिफरेंट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। सो ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद टाइम सिंस द बिगिनिंग ऑफ लाइफ रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। जब ग्रेजुअल चेंज होता है लाइफ के अंदर, जैसे ही एवरी प्रोजेनी में क्या होगा, जो नई नई प्रोजेनीज बनती है, हर एक प्रोजेनी के अंदर एक ग्रेजुअल चेंज होता है। बहुत स्लो चेंज, इतना धीरे थोड़ा सा चेंज होता है ना, थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि वो जो वेरिएशन है वो अब उसके अंदर अभी नजर नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो 1000 जनरेशंस के बाद में वो नजर आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। और एक फॉर्मेशन किसका होगा? एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन भी हो सकता है। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो एग्जाम में? द इवोल्यूशन इज सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड द शेपिंग ऑफ डाइवर्सिटी बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन। इवोल्यूशन एक और क्या हो सकता है? तो भाई इवोल्यूशन हो सकता है कि भाई जब एनवायरमेंटल सिलेक्शन होता है उसकी वजह से जो डाइवर्सिटी को शेप मिल रहा है, दैट इज द इवोल्यूशन। भाई हमें लेकिन क्या लिखना है? हमें लिखना है चेंजेस वाला, क्योंकि भाई हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है और ना करवाना है एग्जामिनर के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? भाई हमारी जितनी भी जनरेशन, जब रिप्रोडक्शन होता है तो हर एक प्रोजेनी के अंदर जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो नई प्रोजेनी आएगी, उसके अंदर हमेशा एक ग्रेजुअल चेंज होता ही होता है। तो उस चेंज की वजह से आगे जाके क्या हो जाता है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब एक नई स्पीशीज का बॉर्न हो जाता है, और जब एक नई स्पीशीज बन जाती है तो वो क्या है? इवोल्यूशन ही तो है। और ये भी याद रखना है कि जब एक नई स्पीशीज बनी तो जो प्रीवियस वन थी वो खत्म नहीं हो गई है, वो अभी भी है। अगर आज हम आए हैं, हमें बोला जाता है कि भाई आप चिंपैंजी से आए हो या कोई बंदर की एक प्रजाति है उससे आए हो, तो क्या चिंपैंजीज खत्म हो चुके? क्या वो बंदर की प्रजाति खत्म हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। हम भी है और वो भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि प्रीवियस वाली जो स्पीशीज है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। चलिए, evolution cannot be equated with progress because more and more complex body designs have emerged and evolved over time. कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो थे, हमारी बॉडी देख लो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन थे वो इमर्ज होते गए और इवॉल्व होते गए ओवर टाइम। बट दिस डज नॉट मीन दैट ओल्डर डिजाइन्स आर इनएफिशिएंट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले वाली डिजाइन है वो पुरानी हो गई, अब उनको खत्म कर दो। वे हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, क्या हम उनको खत्म कर देते हैं या हम उनको बाहर निकाल देते हैं बिकॉज दे आर इनएफिशिएंट? बिल्कुल भी नहीं। वो आज भी एफिशिएंट है हमारे लिए और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है हमारे लिए। द सेम थिंग इज विद द इवोल्यूशन, कि जब पुरानी स्पीशीज होगी वो भी आज एफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकती, वो भी सर्वाइव कर सकती है और वो हमारे लिए जरूरी भी है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया आर सिंपलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म है। जितना इवोल्यूशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग सबकी बॉडीज अभी तक कॉम्प्लेक्स हो जानी चाहिए थी, लेकिन बैक्टीरिया का अभी भी क्या है? बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बहुत सिंपलर ऑर्गेनिज्म है। स्ट्रक्चर इतना सिंपल है भाई, यूनिसेल्युलर है बेचारा, क्या तो स्ट्रक्चर होगा उसका।
but some inhabit the most the most inhospitable habitats like hot springs है, deep sea है, thermal vents है, and the ice in Antarctica। अब चाहे आइस में चले जाओ, चाहे आप गर्मी में चले जाओ, चाहे हॉट स्प्रिंग में जाओ, हमारे आसपास देखो, साउथ चले जाओ, नॉर्थ चले जाओ, किसी अदर कंट्री में चले जाओ, सब जगह पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसका मतलब है बैक्टीरिया क्या है, जहां हमारा लाइफ हुआ था ओरिजिन, वहां पे भी बैक्टीरिया था और आज भी है। इसका मतलब हम भले उस टाइम नहीं थे, लेकिन बैक्टीरिया तो थे और वो आज भी प्रेजेंट है, जाने वाले कहीं नहीं है। सो जो भी स्पीशीज होती है वो खत्म नहीं होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during the course of evolution, organs or features may be adapted for new functions. Explain this fact by choosing an appropriate example. क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इसके अंदर देखो दो लाइन दे रखी है। दो लाइन कौन सी दे रखी है, तो फर्स्ट लाइन इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑर्गन्स एंड फीचर्स मे बी अडेप्टेड फॉर न्यू फंक्शंस। जब इवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे मे बी ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म था जो भी चेंज हो रहा है, उसके अंदर इवोल्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन हो सकता है उसके कोई ऑर्गन्स में या उसके कोई फीचर थे उसके अंदर कहीं ना कहीं वो एडेप्टेशन आ गया हो जिससे कि वो आगे सरवाइव कर गया हो। सो इस फैक्ट को आपको क्या करना है, एग्जाम्पल से बताना है। अब एग्जाम्पल से कैसे बताएंगे भाई, नए फीचर ऐसे कौन से आए थे या नया ऐसा एडेप्टेशन कौन सा था, तो भाई डायनासोर वाला तो हमें सबको पता ही है कि डायनासोर के जो फेदर थे, वो फेदर्स उसको सिर्फ ठंड से बचाने के लिए काम में आते थे, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में उड़ने में हेल्प हो गई। क्यों हो गई, तो भाई स्टार्टिंग में जो फेदर्स थे उस टाइम पे उनकी बॉडी जो थी वो बहुत ज्यादा हैवी थी। अब इतनी हैवी अगर बॉडी है, दैट मीन्स कि फेदर्स तो उसका भार नहीं झेल पाएंगे, और अगर वो उसका भार नहीं झेल पाएंगे, इसका मतलब है कि उन फेदर्स से वो जो डायनासोर है वो उड़ नहीं सकता। एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो फेदर्स थे उनके अंदर एडेप्टेशन हुआ और उनकी बॉडी जो थी वो, उनका वजन धीरे धीरे कम हो गया। अब उनकी बॉडी बहुत हल्की हो गई और उनके फेदर्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग भी होते चले गए। तो जो फेदर उनके स्ट्रॉन्ग हो गए, दैट मीन्स कि वो किस में हेल्प करते हैं, अब वो उड़ने में हेल्प करते हैं रादर देन की कोल्ड में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए। सो एग्जाम्पल किसका हो सकता है, फेदर्स का एग्जाम्पल हो सकता है। फेदर्स कैन स्टार्ट आउट एज प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर, बट लेटर दे माइट बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइट। स्टार्टिंग में जो फेदर्स थे वो किसके लिए काम में आए थे, इंसुलेशन के लिए काम में आए थे। इंसुलेशन कब होगा भाई, कोल्ड वेदर के अंदर होगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वो फ्लाइट में यूज आने लग गए, मतलब कि उड़ने में यूज आने लग गया। फ्लाइट का मतलब ये नहीं वो वाली आपकी फ्लाइट, वो नहीं, बस ये उड़ने में काम में आने लग गए। चलिए, सम डायनासोर्स हैव फेदर्स बट दे कुड नॉट फ्लाई। कुछ डायनासोर्स के पास फेदर थे, एज आई टोल्ड यू कि कुछ के पास फेदर्स तो थे, लेकिन या तो कोल्ड वेदर में उनको बचाने के काम आते थे, और उड़ने में अगर कोशिश करते भी थे तो वो उड़ नहीं पाते थे। क्यों नहीं उड़ पाते थे, बिकॉज उनकी बॉडी जो थी वो बहुत ज्यादा हैवी थी और फेदर्स उनका भार नहीं झेल पा रहे थे। फेदर्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने कि आज की डेट में बर्ड्स के स्ट्रॉन्ग है। भाई बर्ड्स की बॉडी इतनी हल्की है तो डेफिनेटली उनके जो फेदर्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। बर्ड्स लेटर एडेप्टेड द फेदर्स फॉर फ्लाइट। लास्ट में क्या हुआ, बर्ड्स ने क्या किया, अपने जो फेदर्स थे उनको एडेप्ट कर लिया फ्लाइट करने में, सो दैट कि अब उनके लिए इजी हो गया कहीं भी जाना आना। अदरवाइज अगर आप बर्ड्स को देखेंगे तो क्या वो प्रॉपरली इजीली चल पाती है, बिल्कुल नहीं। जितना वो इजीली फ्लाई कर पाती है उतना इजीली वो चल नहीं पाती है। तो उनके लिए वो इजी हो गया कि भाई फ्लाई करके जाना है, ठीक है, हम जल्दी से पहुंच जाएंगे कहीं पे भी, तो उन्होंने क्या किया, अपने फेदर्स को एडेप्ट कर लिया। दिस शोज दैट बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। भाई ऑब्वियसली हमें क्या कहा जाता है कि जब भी हम किसी पुराने एक फॉसिल को देखते हैं या हम किसी अदर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि भाई इनके अंदर ये फीचर्स है, इस ऑर्गेनिज्म में भी ये फीचर है, इसका मतलब हो सकता है कि इसके एंसेस्टर्स ये वाले रहे होंगे। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमारे एंसेस्टर्स है चिंपैंजीज या बंदर, तो वैसे ही जो बर्ड्स है उनके एंसेस्टर्स कौन थे, वो कहाँ से ओरिजिन हुए थे, तो भाई वो रेप्टाइल से ओरिजिन हुए थे। कहीं ना कहीं वो फीचर्स आपको मिल जाते हैं कि हाँ रेप्टाइल्स में और बर्ड्स के अंदर ये चीजें मैच हो रही है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि बर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है। चलिए, तो बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। ठीक है, अब एक बार इस पिक्चर को देखिए, क्या बोल रहा है ये पिक्चर के अंदर देखो, ये जो डायनासोर है अब ये उड़ नहीं पा रहा है, इसके पास कोई फेदर भी नहीं है, उड़ नहीं पा रहा है, बेचारा ऑलरेडी इतना भारी है, कौन से फेदर उसको उड़ा के ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते। धीरे धीरे क्या हुआ, जो इसके 4 लिम्स थे, ये जो 4 लिम्स थे आगे के जो ये हाथ थे, ये क्या हुआ, एडेप्ट होते चले गए। एडेप्ट होके क्या बना दिया, फेदर बना दिया। फेदर किस काम आता था, तो यहाँ पे फेदर काम आता था जस्ट उनको इंसुलेशन देने में, भी कोल्ड वेदर है उस टाइम पे क्या होगा, इंसुलेशन देने में काम आएगा। उसके बाद यही जो फेदर्स थे ये उड़ने में हेल्प करने लग गए। अब उसके बाद आज की डेट में अगर देखा जाए तो भी बर्ड्स तो उड़ ही रही है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो, जैसे ही पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है।
ना ही ये इंग्लिश वाले पैसेज की तरह है कि भाई एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के अंदर कोई एक वर्ड आपको मिल गया, यहाँ कहीं वो वर्ड मैच हो गया और वो लाइन आपने लिख दी। ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही इस क्वेश्चन को देख के घबराना है कि यार ये पैसेज हम पढ़ेंगे क्या, तो भाई बिल्कुल पढ़ेंगे हम पैसेज, क्यों नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा उसको पढ़ो, ऐसा नहीं कि उसके एक एक की ऐसा सोचने बैठो कि अच्छा इस लाइन का मतलब ये, इसका मतलब ये है, बिल्कुल नहीं। जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लो, जरा सा उसको देखा, थोड़ा सा आपके माइंड में रखो कि भाई ये पैसेज जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, उसके बाद आ जाइए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। सो India today is facing the problem of overuse of resources, contamination of water and soil and lack of methods of processing the waste. अब इंडिया जो है वो बहुत सारी चीजों को फेस कर रहा है। कौन कौन सी चीजों को फेस कर रहा है, तो भाई प्रॉब्लम कौन कौन सी है। एक तो है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सेकेंड हो सकता है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल, जो सॉइल और वाटर है उनका कंटेमिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। तो अभी वाटर के अंदर क्या हो रहा है, वाटर बॉडीज के अंदर कंटेमिनेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हो गए। सॉइल के अंदर भी कंटेमिनेंट्स की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो क्या होगा भाई, कंटेमिनेशन हो गया दोनों का। लेक ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग द वेस्ट, वेस्ट को जो प्रोसेस करने के मेथड्स है वो बहुत कम है, तो इजीली जो है वो वेस्ट जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है। उस वेस्ट को हम प्रॉपरली सही जगह पर रख भी नहीं पा रहे हैं, ना उसको डिकम्पोज कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ना उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो भाई ये भी एक इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो द टाइम हैज कम फॉर द वर्ल्ड टू से गुड बाय टू सिंगल यूज प्लास्टिक। अब हमारे पास क्या टाइम, कौन सा टाइम आ चुका है, टाइम ये आ गया है कि अब आप सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कर दो बाय बाय। कौन सा सिंगल यूज प्लास्टिक, कौन से होते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक्स, तो भाई जो आपके डिस्पोजल्स होते हैं वो क्या है, एक तरह के प्लास्टिक, वो प्लास्टिक है जो कि सिंगल यूज काम में आते हैं। अब जब गर्मियां आ गई है, जूस पीने जाते हो और उनको जब बोला जाता है, आपको बोलते हो कि भाई डिस्पोजल में दीजिएगा, तो वो क्या, वो डिस्पोजल वॉश करके फिर से यूज किया जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। वो डिस्पोजल्स क्या किए जाते हैं, जस्ट आपने यूज किया उसके बाद वो फेंक दिए जाएंगे, तो ये क्या हो गया, सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ। आजकल के डेट में शादियों में या किसी भी फंक्शन के अंदर लोग बर्तनों की जगह, सेरेमिक बर्तन या स्टील के बर्तनों की जगह क्या यूज करते हैं, डिस्पोजल्स यूज करते हैं। अगर वो प्लास्टिक के बर्तन यूज कर रहे, प्लास्टिक के जो डिस्पोजल्स आते हैं वो यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, जस्ट एक बार यूज किया, दैट्स इट, खत्म कर दे, फेंक दिया उसको, ठीक है। पेन भी आपके आते हैं प्लास्टिक के, भाई सिंगल टाइम यूज के पेन आते हैं आपके, और वही पेन जो है वो क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक के, भाई आपने एक बार यूज कर लिया उसके बाद वो यूज नहीं आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आ गई है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स के अंदर आ गई है। एंड डेफिनेटली आज की डेट में तो हमें यही करना चाहिए कि उन सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या करना है, बाय बाय बोल देना है, ताकि उनकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ऑलरेडी हमारे घर में इतना प्लास्टिक हो जाता है कि हम इसको और यूज कर रहे हैं, तो सोचो कितना ज्यादा प्लास्टिक हो गया। जबकि ये प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, फिर भी हम इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं। जितना हार्मफुल है ना, उसी रेशियो के अंदर हम उसका यूज भी कर रहे हैं। Isn't it कि हमें उसका यूज कम कर देना चाहिए, भी डेफिनेटली जिस चीज से हमें हार्म हो रहा है उस चीज का यूज ही कम कर दो, और वो हम कर नहीं पा रहे हैं। सो सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या करना है, बाय बाय बोल देना है, उसको खत्म कर देना है। Steps must be undertaken to develop environment friendly substitutes, effective plastic waste collection and methods of its disposal. अब हमें स्टेप्स किसके लिए लेने हैं, तो भाई सबसे पहली चीज तो ये कि इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढे। भाई अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक को हटा देंगे तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। भाई अगर दूध लेने जाते हो मार्केट में या कोई लिक्विड चीज लेने जा रहे हो और वो पॉलिथीन में पैक करके देता है और उस पॉलिथीन को ले जाके हम बाहर फेंक देते हैं, तो ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ। लेकिन अगर हम वो पॉलिथीन यूज नहीं करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, तो भाई उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास में होना चाहिए। और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं भी है तो क्या करना है, तो भाई हमारे पास जो वेस्ट है उसके कलेक्शन का या उसके डिस्पोजल का एक प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर मेथड हमारे पास में होना चाहिए, सो दैट कि वो प्लास्टिक जो है इधर उधर नहीं रहे और हमें ज्यादा हार्म नहीं करे। चलो अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। भाई कुल मिला के ये जो आपका ओवरऑल जो ये पैसेज था ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो भाई ये बात कर रहा है हमारे प्लास्टिक की। और वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा, मेनली प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया। अब आप उसको कम कैसे करते हो, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, हमने क्या किया, या हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। आई होप कि प्लास्टिक का नाम सुनते ये सारी चीजें माइंड में तो जरूर घूम रही होगी, और अगर ये घूम रही है तो आ जाइए क्वेश्चन पे, आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, आंसर्स भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं घूम ही रहे होंगे। चलिए अच्छा, आंसर से पहले और बड़ा आपका पैसेज है, तो पहले पैसेज पूरा देख लेते हैं कि एक्चुअली और क्या बोल रहा है। पहले वाले में हमने क्या देखा था पैराग्राफ में, कि भाई वो बोल रहा था प्लास्टिक के बारे में, ये उसका नेक्स्ट पैरा है इसीलिए यहाँ पर है। चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पैरा। इंदौर ट्रीटेड 15 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट इन जस्ट 3 years। वाओ, इंदौर ने क्या किया है 3 years के अंदर अंदर, मतलब 15 लाख मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट उसको ट्रीट कर दिया था। वेरी ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है ये वेस्ट का, जिसको कि इन्होंने ट्रीट कर दिया है।
थ्रू बायो माइनिंग एंड बायो रिमीडिएशन टेक्निक। इनको बायो माइनिंग करी है और बायो रिमीडिएशन टेक्निक से 3 इयर्स के अंदर अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। 15 लाख मेट्रिक टन वेस्ट को क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया इन्होंने। बायो रिमीडिएशन इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग microbes into a landfill to naturally break it down and blooming. Biomining involves using trommel machines to shift through the waste to separate the soil and the waste component. अब ये बायोमाइनिंग क्या है और बायोरिमीडिएशन क्या है, भाई ये तो हुई हमारे बात की बात। अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो भाई ये मेथड हमारे पास दिया हुआ है। बेसिकली जो बायोरिमीडिएशन होता है वो क्या होता है, तो लैंडफिल्स के अंदर क्या किया जाता है, माइक्रोब्स को छोड़ दिया जाता है जिससे क्या हो, उस वेस्ट का ब्रेक डाउन हो जाए, दैट इज कॉल्ड बायोरिमीडिएशन। नाउ बायोमाइनिंग क्या होगा, भाई माइनिंग का मतलब क्या होता है, खुदाई करना। खुदाई करके हमें क्या मिलता है, कुछ ना कुछ नया मिलता है। सो बायोमाइनिंग का मतलब क्या हुआ, इट इज यूजिंग ट्रोमल मशीन्स, ट्रोमल मशीन्स का यूज करना है टू सिफ्ट थ्रू द वेस्ट टू सेपरेट द सॉइल एंड द वेस्ट कंपोनेंट्स। वेस्ट कंपोनेंट्स और जो सॉइल है उनको सेपरेट करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बायोमाइनिंग। नाउ the city managed to chip away 15 lakh metric tons of waste at a cost of around 10 crore, less than 10 crore, not 10 crore, 10 crore से भी कम अमाउंट उनको लगा था, 10 करोड़ से अंदर ही उनका अमाउंट था। तो हो सकता है 9 करोड़ हो, 8 करोड़ हो, इट्स समथिंग अप्रॉक्स 10 करोड़ है। इतने में उन्होंने क्या किया, 15 लाख मेट्रिक टन वेस्ट जो था उसका डिस्पोजल कर दिया, उसको ट्रीट कर दिया इन ओनली इन 3 years। A similar experiment was successfully carried out in Ahmedabad also. सेम एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ, भाई अहमदाबाद के अंदर और भी हुआ था। तो हम बात कर रहे थे पहले इंदौर की, फिर हुआ अहमदाबाद का। तो भाई ओवरऑल अभी भी अगर देखा जाए ना तो हम सिर्फ वेस्ट की ही बात कर रहे हैं। भाई वेस्ट प्रोडक्ट था, पहले भी हमने देखा सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, उसके बाद किसकी बात कर रहे थे, तो भाई इंदौर और अहमदाबाद की, जिन्होंने क्या किया है, वेस्ट को ट्रीट कर लिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। अब आई होप कि आपको माइंड में ये सारी चीजें घूम रही होगी कि वेस्ट क्या है, कहाँ से आता है, हम कैसे उसको डिस्पोज करते हैं। हम एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो ये तो आ ही रहा होगा कि अच्छा हमारे घर में भी तो ये सब होता है, इस तरह से हम वेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैरा इज स्टेट 2 मेथड्स ऑफ इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन इन योर स्कूल। अगर आप अपने स्कूल के अंदर चाहते हो कि मुझे प्लास्टिक कलेक्ट करना है, प्लास्टिक कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो, इफेक्टिव मेथड होने चाहिए। तो भाई सिंपल सी चीज है, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो ये कि 2 डस्टबिन रख दो, एक के अंदर रखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरे के अंदर रखो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो द मेथड्स आर यूज ऑफ सेपरेट बिन्स फॉर प्लास्टिक एंड पेपर। हमारे पास 2 बिन्स होने चाहिए, मतलब सेपरेट बिन्स होने चाहिए, एक होगा प्लास्टिक के लिए और दूसरा होगा पेपर के लिए। या हम ये कर सकते हैं कि भाई सेपरेशन कर दे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, तो बायोडिग्रेडेबल पूरा ही अलग हो जाएगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाएगा, प्लास्टिक के सारे वेस्ट आ जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। चलिए, नेम एनी 2 यूजेस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ के अंदर आप सिंगल यूज प्लास्टिक कौन कौन सी चीजें यूज करते हो, तो भाई सोचो कौन सी चीजें यूज करते हो। तो भाई जब दूध लेने जाते हैं तो जो प्लास्टिक की थैली आती है, क्या उसको रीयूज करते हो क्या, बिल्कुल नहीं, उसका रीयूज हम नहीं करते, तो मतलब वो भी क्या हो गया, सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ। जूस पीने अगर जाते हो तो जो ग्लासेस आपको दी जाती है प्लास्टिक की, क्या उसका वॉश करके उसको फिर से यूज करते हो, बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब वो भी क्या है, एक सिंगल यूज प्लास्टिक है। डिस्पोजल्स जिसके अंदर हम खाना खाते हैं, अगर प्लास्टिक के डिस्पोजल्स है उसको भी हम डबल बार यूज नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो भी क्या हो जाएगा, आपका सिंगल यूज प्लास्टिक हो जाएगा। मार्केट में रेस्टोरेंट से अगर जाके कहीं थाली वाली पैक करवाते हो तो वो भी तो किस में देता है, प्लास्टिक में ही तो देता है, प्लास्टिक की ही तो प्लेट्स होती है, उनके अंदर अगर वो दे रहा है दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो सिंगल यूज प्लास्टिक। सो पैकेजिंग ऑफ आर्टिकल्स लाइक वाटर, फूड, मिल्क, बिस्किट्स एटसेट्रा, भाई बिस्किट वगैरह के पैकेट्स है, ये सारी चीजें प्लास्टिक में ही आती है। तो आई होप कि इस चीज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो डिस्पोजेबल यूटिलिटी आइटम्स लाइक बाउल्स हो गए, आपके टम्बलर्स हो गए, प्लेट्स है, लीव्स है एटसेट्रा, ये सारी चीजें भी क्या होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स के अंदर आती है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if we discontinue the use of plastic, how can an environment friendly substitute be provided? substitute को ढूंढना है आपको। मतलब अगर हम क्या करें, इस प्लास्टिक के यूज को डिसकंटिन्यू कर ले, मतलब हम प्लास्टिक का यूज बंद कर दे, तो अब हम इसका सब्सटीट्यूट कौन सा ढूंढेंगे, भाई प्लास्टिक की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। अब जो हमारे बिस्किट के पैकेट्स आते हैं या जो चिप्स के पैकेट आते हैं, मिल्क का पैकेट आता है, इन सब का सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है। जूस पीने जा रहे हो ग्लासेस के अंदर, उनका सब्सटीट्यूट क्या होगा। सो by providing cloth, jute, earthen pots or utensils, paper or any other material for the similar purposes, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये करें कि क्लोथ बैग्स का यूज करें,
या जूट बैग्स का यूज करें या पेपर बैग्स का यूज करें। और अगर कहीं ऐसी जगह है जहां पर हमें प्लास्टिक का ही यूज करना पड़ेगा, लाइक लिक्विड थिंग्स, वहां हम क्या कर सकते हैं, पॉट्स का यूज कर सकते हैं, यूटेंसिल्स का यूज कर सकते हैं। चाय पीने जाते हो तो पहले क्या होता था, प्लास्टिक के कप्स होते थे, लेकिन अभी क्या होता है, आपके पेपर कप्स होते हैं। तो पेपर कप्स के अंदर भी लिक्विड चीजें आ सकती है। दैट मीन्स कि जहां जूस पीने जा रहे हो वहां प्लास्टिक ग्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पेपर ग्लासेस भी काम आ सकती है। चलिए, डू यू थिंक माइक्रोब्स विल वर्क सिमिलरली इन लैंडफिल साइट्स एज दे वर्क इन द लेबोरेटरी? जस्टिफाई योर आंसर। भाई आपको क्या लगता है, जो माइक्रोब्स लैंडफिल के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक माइक्रोब्स विल वर्क सिमिलरली इन लैंडफिल साइट्स? जो माइक्रोब्स आपके लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, क्या वही माइक्रोब्स आपके लैंडफिल में भी काम करेंगे? उसी इफेक्टिवनेस से करेंगे? क्या उसी एफिशिएंसी से करेंगे? तो भाई जो आपकी लेबोरेटरी में काम कर रहा है वही तो माइक्रोब, हमने बोला, लैंडफिल में काम करेगा। तो माइक्रोब को अगर आप लेबोरेटरी में अगर आप काम करवाते हो तो सिचुएशन तो लैंडफिल वाली ही क्रिएट करते हो। वेस्ट प्रोडक्ट तो वही सेम चीजें हैं, वही वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ है, वही वेस्ट प्रोडक्ट बाहर है। तो माइक्रोब को ये थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि उसको एक 2 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग चाहिए उसके बाद वो उसमें काम करेगा, या एक एसी वेसी लगा हो उस रूम के अंदर वो काम करेगा, वो तो बाहर भी काम कर लेगा। तो माइक्रोब को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेबोरेटरी में है या वो लैंडफिल्स में है, वो अपना काम उसी एफिशिएंसी से करेगा। बस हाँ, उसका काम जो है वही दो, दूसरा काम वो नहीं करने वाला है, वो सीधा उसकी तरफ ना है। सो अगर आप वेस्ट के ऊपर उस माइक्रोब को डालते हो तो जो लैंडफिल में वो काम कर रहा है वही काम लेबोरेटरी में है, और जो काम वो लेबोरेटरी में कर रहा है वही काम वो लैंडफिल में करेगा विद द सेम एफिशिएंसी। वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। चलिए, सो यस, द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज टेस्टेड इन द लेबोरेटरी क्रिएटिंग द सेम कंडीशन एज इन द लैंडफिल्स। जो लेबोरेटरी के अंदर जब इनका टेस्ट किया जाता है तो लैंडफिल जैसी ही कंडीशन बनाई जाती है, लैंडफिल्स के इक्वली उसके अंदर कंडीशन होती है, सो दैट कि पता चले कि हाँ भाई लैंडफिल में भी उतना ही काम कर लेंगे। तो माइक्रोब्स के हमारी तरह नखरे नहीं होते कि हमें जूस मिलेगा तो हम काम करेंगे, या हमें अगर एसी वाला रूम मिलेगा तो ही हम काम करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये धूप में भी काम कर लेंगे, ये बारिश में भी कर लेंगे, और ये सर्दी में भी कर लेंगे। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ हमारा वो पैसेज वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फूड वेब इज कंस्टिट्यूटेड बाय। फूड वेब किससे बनता है? तो भाई दो चीजें होती है, एक होता है फूड, देखो एक होता है फूड चेन, एक होता है फूड चेन, दूसरा होता है फूड वेब। फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है? तो फूड चेन का मतलब क्या हो जाएगा, एक चेन, जस्ट उसके अंदर क्या किया है हमने, कुछ यूनिट्स को ऐड कर दिया है, तो सारी यूनिट्स को ऐड करके क्या बनाएंगे, जस्ट एक चेन बना दी। और अगर उसी चेन के अंदर मैं बहुत सारी चेन्स को ऐड कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, वो एक जाल बन जाएगा, मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। भाई ये हमारी क्या हो गई, चेन्स हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या है, चेन्स है। अगर मैं इन चेन्स के साथ में, इन चेन्स को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं और एक चेन जोड़ रही हूँ, यहाँ एक और चेन जोड़ दी मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा का पूरा मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि क्या बन जाएगा, ये फूड वेब बन जाएगा। तो सेम थिंग इज हियर कि देखो यहाँ क्या हो रहा है, प्लांट को किसने खाया, डियर ने खाया, डियर को किसने खाया, लायन ने खाया, और लायन जो है वो फिर से डिकम्पोज होके कहाँ चला गया, सॉइल के अंदर चला गया। लेकिन यहाँ कुछ समझ में आ रहा है कि बहुत सारे एरोज बने हुए, ये एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है, ये फूड वेब है। बहुत सारी चेन्स को इंक्लूड करके इन्होंने क्या बनाया है, फूड वेब बनाया है। ठीक है, चलिए, सो वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। देखो आंसर क्या होगा, वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। बहुत सारी फूड चेन्स को अगर हम इंटरलिंक कर देते हैं इकोसिस्टम के अंदर, दैट मीन्स इट विल कॉल द फूड वेब। सो बाकी के एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, भाई रिलेशनशिप तो कहीं है ही नहीं, कहीं रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ तो इंटरलिंक हो रहा है, तो रिलेशनशिप तो वैसे भी नहीं होगा। बट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट, क्या ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट का रिलेशनशिप, बिल्कुल नहीं, उसको हम फूड वेब नहीं बोल सकते। रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स का रिलेशनशिप को हम कहते हैं फूड वेब, बिल्कुल भी नहीं। वेरियस इंटरलिंक फूड चेन, डेफिनेटली फूड चेन्स के अगर इंटरलिंक करेंगे बहुत सारी चेन्स को तो क्या बनेगा, फूड वेब बनेगा। रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड एनवायरमेंट, तो भाई हमने क्या कहा, रिलेशनशिप तो आएगा ही नहीं, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, ओनली अ सिंगल ऑप्शन, दैट इज वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन। चलिए, so the next question is, choose the incorrect statement from the following। इसमें से आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब जो जनरली आपको पूछा जाता है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, और इस बार आपको क्या पूछा गया, इनकरेक्ट है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है।
ऐसा नहीं हो कि इसमें से जो लग रहा है कि हाँ हाँ ये वाला सही है और वो टिक करके आ जाओ, बिल्कुल नहीं। सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि भाई इनकरेक्ट कहाँ है, जो ऑप्शन गलत है उसके बारे में पूछा गया है तो इसको तो पहले हाईलाइट कर लेना कि अच्छा हाँ इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं हमारे पास। तो चलिए, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल, ओजोन जो होता है वो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से ही मिलके बना है, दैट इज O3। चलिए, ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्या ओजोन जो है आपको बचाता है अर्थ को किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, यूवी रे से बचाता है, तो भी डेफिनेटली वो बचाता है, तो ये वाला भी सही हो गया हमारा। ओजोन इज डेडली पॉइजनस। डेफिनेटली ओजोन जो है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, हमारे यूज की बिल्कुल नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। वो हमें प्रोटेक्ट जरूर करती है लेकिन हमारे यूजेबल नहीं है। तो ओजोन जो है वो डेडली पॉइजनस है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। हमें कौन सा चाहिए? इनकरेक्ट आंसर चाहिए। ओजोन गेट्स डिकम्पोज्ड बाय यूवी रेडिएशन। क्या ओजोन का हम डिकम्पोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशन? बिल्कुल भी नहीं, ओजोन को डिकम्पोज नहीं कर सकते भाई। जो O3 है वो क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब किसको करेगा? यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ यूवी रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करने वाला है, और अगर ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है तो यूवी रेज इसको डिकम्पोज कभी भी नहीं कर सकते। भाई डिकम्पोज का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे यूवी रेज इस पे आएगी तो ये O और फिर ये O में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं होता है, ये तो खुद इसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट मीन्स कि जो यूवी रेज है वो ओजोन को डिकम्पोज बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दैट मीन्स कि ये जो ऑप्शन है ये क्या है? ये है इनकरेक्ट ऑप्शन डी। ये वाला ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है, मतलब ये हमारे लिए सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अदरवाइज ये क्या है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजन। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, आपको ये बताना है क्या ये सही है क्वेश्चन या ये नहीं है। अगर ये दोनों आंसर्स दोनों जो है सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो क्या ये रीजन इस असर्शन का ही है या ये किसी और का है, ये भी आपको बताना है। सो द असर्शन इज विंग ऑफ एन इंसेक्ट एंड विंग ऑफ अ बर्ड आर एनालॉगस ऑर्गन। एक इंसेक्ट और एक बर्ड का जो विंग होता है वो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। तो भाई एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? याद करो, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जिनका की फंक्शन सिमिलर होता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो भाई विंग की बात करेंगे तो किसमें काम आएगा? चाहे वो इंसेक्ट का विंग है, चाहे बर्ड का विंग है, किसी का भी हो, लेकिन काम तो क्या आएगा? उड़ने में हेल्प करेगा। लेकिन ये उड़ने में जरूर हेल्प करेगा, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है देखो पूरा का पूरा डिफरेंट है। ये किसी और तरह से दिख रहा है, ये किसी और तरह से दिख रहा है, मतलब इनका बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन इनका सिमिलर है, दैट मीन्स कि ये कौन से ऑर्गन्स हो गए? ये एनालॉगस ऑर्गन हो गए। तो भाई असर्शन तो हमारा सही है। नाउ रीजन, द ऑर्गन्स विच आर क्वाइट डिफरेंट इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म सेम फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। तो भी फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है या ओरिजिन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन उनके जो फंक्शंस होंगे वो सिमिलर होंगे। क्या उन ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं? ऑब्वियसली कहते हैं। असर्शन में भी तो हमने यही पढ़ा। असर्शन में क्या था? विंग ऑफ अ इंसेक्ट और विंग ऑफ अ बर्ड, दोनों ही क्या है? एनालॉगस ऑर्गन है। क्यों है? तो ये रहा रीजन हमारे पास में कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो फंक्शन है वो सिमिलर होगा। तो हो गया, ये रीजन सही है। दैट मीन्स कि हम क्या है बोलेंगे कि जो असर्शन है और जो रीजन है दोनों ही ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। इस असर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो कौन सा है? भाई यही तो है, रीजन ही तो है। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें समझ में आ ही रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन तो हमें पता है कि दोनों का फंक्शन सिमिलर है। चलिए, सो थक गए हो क्या? अगर थक गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बैटरी थोड़ी सी चार्ज करके आओ, क्योंकि भाई मैं तो थकी हूं नहीं अभी तक, एनर्जी लेवल है, तो अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा के आओ, फिर अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, so the next question is how much the net primary productivity of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores। भाई आपको ये बताना है कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, जब वो किसके द्वारा खाया जाता है? हर्बीवोर के द्वारा खाया जाता है। तो भाई हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो आगे आपको पता होगा, एक लॉ होता है 10% लॉ।
10% लॉ। 10% लॉ का मतलब क्या होता है? 10% लॉ का मतलब ये होता है कि जब भी किसी ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वो हमेशा 10% एनर्जी होगी, 90% एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। 90% एनर्जी रिलीज हो गई, 10% एनर्जी जो है सिर्फ वही मिल रही है। दैट मीन्स क्या होगा? यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 10% बिकॉज ऑफ 10% लॉ। नहीं भी समझ में आया तो बेटा ये वाला बना के एक बार देख लेना कि भाई हाँ, यहाँ था कौन? प्लांट्स थे, प्रोड्यूसर्स थे। यहाँ कौन था? हर्बीवोर थे, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफर की थी, तो याद करो 10% एनर्जी ट्रांसफर की थी, 90% तो रिलीज हो गई थी, और 90% अगर एनर्जी रिलीज हो गई है दैट मीन्स ओनली 10% बची है आपके पास। तो भाई 10% एनर्जी तो आप यूज कर ही रहे हैं। चलिए, जैसे ही किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर आगे एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वो हमेशा कितना होगा? ओनली 10% होगा। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट अ बर्ड इन हाइड्रा। ये भी देख लो, फिर से नॉट ट्रू बोल रहा है। ट्रू की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉट ट्रू की बात कर रहे हैं। तो नॉट ट्रू में देखो, इट इज एन आउटग्रोथ। बर्ड क्या एक आउटग्रोथ होता है? डेफिनेटली बर्ड एक आउटग्रोथ ही तो होता है। भाई हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर देखो एक छोटा सा साइड के अंदर क्या निकलता है? बर्ड निकलता है। तो वो जो बर्ड निकल रहा है तो वो आउटग्रोथ ही तो है अलग से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो अलग से एक बन रहा है, निकल रहा है छोटा सा। तो ये क्या है? बर्ड है, और इसको क्या बोलते हैं? आउटग्रोथ ही तो कह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि हमारी जो फिंगर थी, ठीक है, फिंगर में से क्या हुआ? ये कट हो गया और ये कट हो गया, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? एक आउटग्रोथ है। इट फॉर्म्स ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन एट स्पेसिफिक साइट। ये क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज क्या हो रहा है? एक स्पेसिफिक साइट है, एक स्पेशल स्पॉट है जहां पर क्या हो रहा है? सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली हो रहा है। अब सोचो, अगर पूरी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन हो रहा होगा दैट मीन्स की ग्रोथ हो रही है। भाई हम भी तो छोटे से बड़े हुए हैं, सेल डिवीजन पूरी बॉडी में हो रहा था, दैट मीन्स की हमारी ग्रोथ हो रही थी। अभी भी अगर सेल डिवीजन हमारी पूरी बॉडी में हो रहा है तो जो डेड सेल्स है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो रहे हैं और हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली रिपेयर हो रही है। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पेस है, वहां पर अगर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा? भाई कितना सा स्पॉट है, ठीक है, एक इतना सा स्पॉट है, इसके अंदर जो सेल्स है वो कंटिन्यूअस डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? सेल इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है? तो भाई सेल इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर सेल इंक्रीज होंगे, रहने का स्पेस इतना सा है, तो क्या वो बाहर की साइड में नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे वो। तो देखो, इतना सा स्पेस इनके रहने के लिए है, बहुत सारे सेल का डिवीजन हुआ और भी डिवीजन हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो डिवीजन की वजह से क्या होगा? वहां पर बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे जिनको कि यहाँ रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए वो बाहर की साइड में आ जाएंगे। तो ये जो बाहर की साइड में आएगा ये क्या बन जाएगा? एक आउटग्रोथ या फिर एक बर्ड बन जाएगा। तो भाई ये स्टेटमेंट भी सही है। द नेक्स्ट इज इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एज सून एज इट इज प्रोड्यूस्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो। ये स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है? कि ये क्या बोल रहा है कि जितना जल्दी इस हाइड्रा की बॉडी के अंदर ये बर्ड बनेगा उतना ही जल्दी क्या होगा? ये इसकी बॉडी में से डिटैच हो जाएगा। बट भाई हमने तो ये पढ़ा था कि हाइड्रा की बॉडी के ऊपर जब कोई बर्ड बनता है तो वो प्रॉपरली मैच्योर होने के बाद में उसकी बॉडी में से डिटैच होता है। और अगर मैच्योर होने के बाद में डिटैच हो रहा है तो एज सून एज वाली तो बात ही नहीं आती है। तो ये तो वही खत्म हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी। सी क्यों होगा? बिकॉज जब ये हाइड्रा देखो पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा, उस डेवलपमेंट के बाद में ये इसकी बॉडी में से डिटैच होगा। तो भी जो ह्यूमन बेबी है वो भी क्या होता है? 9 मंथ्स तक मदर की वॉर्म में क्यों रहता है? वो भी तो एक फीटस की फॉर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बॉडी से रिमूव हो सकता है ना। भाई जितना जल्दी प्रोड्यूस हुआ उतना जल्दी उसको रिमूव कर दो। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो डेवलप हो रहा है, वहां पर वो पूरा मेच्योर हो रहा है, और मेच्योर होने में उसको लगता है 9 मंथ्स। तो वैसे ही हाइड्रा के अंदर भी क्या होगा? जो हाइड्रा है, नया हाइड्रा जो बनेगा, जो बर्ड होगा, वो पूरा का पूरा मेच्योर होगा, उसके बाद ये हाइड्रा की बॉडी में से डिटैच होने वाला है। सो योर आंसर विल बी सी। द लास्ट थिंग इज इट बिकम्स अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। डेफिनेटली ये एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनेगा। तो हाँ, 100% बनेगा। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द यूट्रस ऑफ अ ह्यूमन फीमेल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एग टिल चाइल्ड बर्थ। अब देखो, आपको क्या बनाना है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताना है कि भाई इवेंट्स के जो सीक्वेंस है वो कितना है, कौन सा है इवेंट का सीक्वेंस, कौन से इवेंट का सीक्वेंस। तो भाई ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर जब होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से हम बात कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ की, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, वहां से चाइल्ड बर्थ के लेने तक, मतलब बच्चे के जन्म होने तक, बच्चे के पैदा होने तक
कौन कौन सी स्टेजेस आती है, उन स्टेजेस के आपको नाम बताने हैं। सो देखो, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, ओवुलेशन होती है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ओवरी में से एक एग का या एक ओवा का बनना, एक प्रोड्यूस होना उसका और उसमें से रिलीज होना। देखो ओके, यहाँ देखो एक बार क्या होगा, यहाँ जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होगी उसके पास में देखो, फेलोपियन ट्यूब से पहले यहाँ पर क्या होता है, तो फेलोपियन ट्यूब से पहले हमारे पास क्या होती है, ओवरीज होती है। ये जो ओवरीज है ये क्या करती है, ये ओवरीज ये काम करेगी कि एक एग को या एक ओवा को रिलीज करेगी एवरी मंथ वो एक ओवा या एक एग को रिलीज करेगी। तो ये हमारे क्या हो गए, देखो यहाँ पे हो गई ओवरीज। इन ओवरीज के अंदर क्या होगा, एग प्रोड्यूस होंगे, एग प्रोड्यूस होके क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा एक एग। एवरी मंथ एक एग रिलीज होगा, अब चाहे वो इस ओवरी से हो इस ओवरी से हो, ठीक है, एक ही एग रिलीज होगा। तो जो एक ओवा रिलीज होगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। एक ओवा रिलीज हो गया, अब रिलीज होके कहाँ जाएगा, तो भाई रिलीज होके वो जा रहा है इस तरफ जा रहा है, तो ये वाली साइट आ गई हमारी। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स कि ये क्या है, ये पूरा क्या है, एक फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में से ये कौन सा पार्ट है, एम्पुला। फेलोपियन ट्यूब का ये कौन सा पार्ट है, एम्पुला पार्ट है। और इसके अंदर क्या होगा भाई, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर सपोज यहाँ पर एक स्पर्म आ जाता है, मतलब ओवा रिलीज हो गया, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया, अगर इसके अंदर एक स्पर्म आ जाता है और वो स्पर्म जो है वो यहाँ पर एग से मिल जाता है, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा भाई, एक एग था एक स्पर्म था, दोनों के अंदर क्या था, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होते ही वो एक सेल अब क्या बन गया, अब वो 2n स्ट्रक्चर बन गया, मतलब कि डिप्लॉइड सेल बन गया। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बनता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो भाई यहाँ क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। तो ये हो गया जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट के फॉर्म होने के बाद में ये जाइगोट जो है ये आएगा आपके यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर जब ये आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे 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 ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ जाएगा। ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा, ये यूट्रस की वॉल के ऊपर जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब ये यूट्रस की वॉल हो जाएगी, ये इस यूट्रस की वॉल के ऊपर जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, ये इम्प्लांटेशन होगा यहाँ पर। इम्प्लांटेशन के बाद में क्या हो जाएगा भाई, इम्प्लांटेशन के बाद होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है जब जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो गया तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। तो ये स्टेज कौन सी होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद में और ज्यादा डेवलपमेंट होगा, और ज्यादा सेल डिवीजन होगा उसके अंदर, और वो जो बेबी है वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और आफ्टर 9 मंथ जब वो कंप्लीट डेवलप हो जाएगा तो डेवलप होने के बाद क्या होगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है द डिलीवरी। पार्चुरेशन का मतलब होता है द डिलीवरी, जब बेबी का बॉर्न होता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। तो देखो पहले क्या हुआ, ओवुलेशन, यहाँ से क्या होगा, एक एग रिलीज होगा, एग रिलीज होके क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और उस जाइगोट, जब ये जाइगोट यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो एम्ब्रियोनेसिस है, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में क्या होगा, जो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता रहेगा, और सेल डिवीजन होके पूरी की पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा। सो डेवलपमेंट थ्रू सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। आफ्टर दैट जब वो बेबी डेवलप हो चुका है, आफ्टर द 9 मंथ्स जब बेबी पूरा कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, तो भाई उस कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद में क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, मतलब कि चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी होती है, सो दैट कि एक नया बेबी जो है वो दुनिया में आ जाता है। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन देखो, स्टेट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द यूट्रस इफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग डज नॉट अकर। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अगर होता है तब तो होंगे ये सारे के सारे प्रोसेस, लेकिन अगर यहाँ पर एग आया और यहाँ पर एग आने के बाद में स्पर्म नहीं मिला उसको, तो एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो भाई अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो होना जाना कुछ नहीं है, ये जो यूट्रस ने जितनी प्रिपरेशन करी थी अपनी वो हो जाएगी वेस्ट। यूट्रस की जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट हो जाएगी, और ये जो यूट्रस के अंदर जो उसकी वॉल थिक हो गई थी, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ गई थी, तो भाई वो सारा का सारा क्या होगा, वो अपनी वॉल को शेड कर देगा विद द ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, पूरी अपनी वॉल को शेड करेगा, एग को भी बाहर रिमूव कर देगा बॉडी में से,
इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। और ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, इसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और इस साइकिल को, ये जो साइकिल है 28 डेज का साइकिल होता है, इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो देखो, इफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग डज नॉट, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, then the lining present in the uterus breaks down and gets released along with the egg in the form of blood via vagina। वजाइना के थ्रू क्या होगा, जो यूट्रस की वॉल है वो शेड कर देगी अपने आप को, यूट्रस जो है अपनी वॉल को शेड कर देगा और शेड करके ब्लड की फॉर्म में उस एग के साथ में वजाइना में से रिलीज कर देगा। दिस टेक्स एन एवरेज ऑफ 2 to 7 days, 2 to 7 days लगते हैं इसको रिलीज होने में। दिस साइकिल अकर्स एवरी मंथ, ये साइकिल जो है हर एक महीने में होता है, हर 28 डेज 29 डेज के बाद होता है। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लिस्ट 3 ऑफ इट्स एडवांटेजेस, नेम 2 मेथड्स एम्प्लॉयड टू ग्रो न्यू प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखो फिर से 3 क्वेश्चन आ गए, फिर देख के घबरा के छोड़ दोगे कि चलो इसको नहीं करना है, तो घबराना तो है ही नहीं। फिर से एक ही क्वेश्चन पढ़ो और एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट हमें क्या कहा गया है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्चुअली क्या है, तो भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक प्लांट है, उस प्लांट का अगर हम कोई एक पार्ट ले रहे हैं और उस पार्ट का यूज करके अगर एक पूरे के पूरे नए प्लांट को उगा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। इट इज द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड जिस पार्ट को हमने निकाला था, एक प्लांट के किसी एक पार्ट को लिया था, वो पार्ट क्या होता है, दैट इज प्रोपेग्यूल। और उस प्रोपेग्यूल का हम यूज करते हैं किसी और जगह ले जाके लगा प्लांट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो हो गया। ये प्लांट मेरे पास अभी भी है, ये प्रेजेंट है, और एक और नया प्लांट ग्रो हो गया। दैट मीन्स कि क्या हुआ, एक नया प्लांट ग्रो होते ही भाई हमारे पास 2 प्लांट हो गए, 1 to 2 हो गए। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कोई सीड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई कॉस्ट नहीं लगी मेरी, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन that occurs in its leaves, roots and stem। ये कहाँ होता है, तो leaves के अंदर हो सकता है, roots में हो सकता है और stem में हो सकता है। This can occur through fragmentation and regeneration of specific vegetative part of a plant। प्लांट का कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट लेना है, अब चाहे उससे रीजनरेशन करो चाहे उससे फ्रेगमेंटेशन करवाओ, लेकिन बनाना तो पूरा का पूरा प्लांट है। कैसे बनाना है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, देखो नेक्स्ट यही पूछा, लिस्ट 3 ऑफ इट्स एडवांटेजेस, इनके एडवांटेज बताने हैं आपको। उसके बाद नेम 2 मेथड्स एम्प्लॉयड टू ग्रो न्यू प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद आपको बताने हैं 2 ऐसे मेथड जिसकी वजह से आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हो। उन मेथड्स का यूज करके अपने गार्डन को आप हरा भरा कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। चलिए, सो एडवांटेजेस क्या होंगे, तो भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, कॉस्ट इसकी बिल्कुल कम हो जाती है, और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है इसका, कि ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज क्विकर, बहुत जल्दी होता है, चीपर होता है, एंड ईजियर मेथड ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन, बहुत ईजियर मेथड है, बहुत ईजी मेथड है। चलिए, it makes possible the production of seedless varieties such as banana, orange, jasmine, etc। अब भाई अगर कभी अगर बचपन में बनाना को देख के कभी तो सोचा होगा ना कि यार इसके अंदर सीड्स ही नहीं है, और सीड्स नहीं है तो प्लांट कैसे बनेगा, तो भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से बनेगा। जो आलू है, आलू के अंदर भी कभी हमने सीड्स देखे नहीं है, लेकिन फिर भी हम आलू को उगा सकते हैं। कैसे, विद द प्रोपेग्यूल, उसी के 4 पार्ट कर दो, लगा दो, हो गया, हमारा प्लांट नया ग्रो हो जाएगा। सो सीडलेस वेराइटीज जो है उसको भी हम इस प्रोसेस से उगा सकते हैं। It is more efficient for the plant because no energy is wasted in generating large and showy petals, nectar, fruit, seeds, etc। जब फ्रूट से सीड हो जाएंगे, नए नए फ्रूट्स बनेंगे, नए नए सीड्स बनेंगे, नेक्टर्स बनेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। तो भाई प्लांट के अंदर जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, दैट मीन्स कि उसके अंदर बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या नो एनर्जी इज वेस्टेड, कोई भी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती है, एटलीस्ट इन सब प्रोसेस में तो वेस्ट नहीं होंगी। चलिए, सो 2 मेथड्स एम्प्लॉयड टू ग्रो न्यू प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। 2 ऐसे मेथड्स के नाम बताने थे, तो वही ग्राफ्टिंग या कटिंग है, लेयरिंग भी हमने पढ़ा है। सो ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो ग्राफ्ट करना है आपको एक ऐसा प्लांट, भाई हमने संतरा और नींबू एक साथ उगाया था, याद करो, और हमने क्या किया था, व्हाइट रोजेस और रेड रोजेस को मिला के क्या बनाया था, पिंक रोजेस बनाए थे। कैसे बनाए थे पिंक रोजेस,
तो एक प्लांट का चाहे व्हाइट है चाहे रेड रोजेस है, एक प्लांट का हमने लिया था स्टेम वाला पार्ट, एक प्लांट का लिया था रूट वाला पार्ट, और दोनों को क्या किया, एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया था। उस ग्राफ्ट की वजह से हमें एक नया प्लांट मिला जिसके अंदर पिंक कलर के रोजेस से, व्हाइट रोजेस नहीं थे, रेड रोजेस भी नहीं थे, बजाय उसके कि बीच का कलर निकल के आया, दैट इज पिंक, पिंक कलर के रोजेस मिले। या ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर संतरा भी लग गया, नींबू भी लग गया। कैसे लग गया भाई? ग्राफ्टिंग की वजह से लग गया। हाँ, ऐसा नहीं करना है कि एप्पल और संतरे को कर रहे हो, लेकिन जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट्स का आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो। ग्राफ्टिंग करने के लिए जब आप किसी का रूट वाला पार्ट लेते हो तो रूट वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टॉक। रूट वाला जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टॉक, और जो हमारा स्टेम वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्कायन। स्टॉक और स्कायन बिल्कुल नहीं भूलना है, लेबल करना है ये एग्जाम में। और उन दोनों को क्या कर देंगे, हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे, ग्राफ्ट कर देंगे, बांध देंगे किसी से। एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट बना लेंगे। सो सेकेंड मेथड इज कटिंग। कटिंग तो बहुत सिंपल है। रोज प्लांट की ऐसे सुना होगा ना कि कलम काटो और लगा दो तो एक नया प्लांट बन जाएगा, तो वही तो है कटिंग। रोज प्लांट में क्या किया, जैसे छोटा सा पार्ट कट किया और पार्ट कट करके कहीं और अगर प्लेस कर दिया हमने, कहीं और किसी गमले के अंदर लगा दिया या हमारे किसी गार्डन में कॉर्नर में लगा दिया, तो क्या होगा, एक नया रोज का प्लांट लग जाएगा। तो ये क्या प्रोसेस होता है, कटिंग होता है, जिसकी वजह से एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट जो है वो उगा सकते हो। भाई मनी प्लांट है, किसी के यहाँ से बोला जाता है चुरा के लाया हुआ बहुत अच्छा होता है, तो जब चोरी करने जाते हो चुपके चुपके अगर वो मनी प्लांट लेने जाते हो तो क्या पूरा का पूरा उखाड़ के लेके आते हो? बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत छोटा सा उसका पार्ट लेके आते हो, तो वो पार्ट से क्या होता है, एक मनी प्लांट जो है वो नया ग्रो हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज इट इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग, इसकी वजह से हो जाता है। अगर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो फिर ये नहीं हो पाता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म cannot give rise to new individuals through regeneration। मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक नए इंडिविजुअल का जन्म क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऑफ रीजनरेशन। भाई अगर आप रीजनरेशन करते हो तो क्या होगा, आपका कोई भी एक पार्ट होगा, उसको अगर आपने कहीं छोड़ दिया, बाई चांस किसी ने आके गुस्से के अंदर अपनी गर्दन काट दी आपकी, किसी के आप पे आपने कुछ किया होगा, तो वो गुस्से में आया, आपने उसकी गर्दन काट उसने आपकी गर्दन काट दी। आप तो नहीं काट सकते, छोटे हो अभी, किसी ने आपकी गर्दन काट दी, तो क्या होगा, क्या एक नया आदमी आ जाएगा? कि आपकी जो गर्दन थी फिर से उग गई और उस गर्दन से फिर पूरा का पूरा नया आदमी आ गया? इज इट पॉसिबल? या सपोज मैं ये करूं कि भाई मेरे को शौक आ रहा था, ऐसे ही देख रहे थे रीजनरेशन का, तो मुझे लगा मेरा भी रीजनरेशन हो सकता है, तो हमने हाथ यहाँ से कट किया, तो क्या होगा, इस एक इतने से हाथ से जो ये हमारी हथेली है, ये पाम एरिया जो है, इस पाम एरिया से एक पूरा का पूरा एक नया जो ह्यूमन बीइंग है वो बन जाएगा, और मेरा जो हाथ है फिर से उग जाएगा। तो ये कोशिश करना मत कभी भी, हाथ से तो जाओगे ही जाओगे और एग्जाम से और चले जाओगे, एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है भाई, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई 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 क्यों नहीं होता ये वाला? तो भाई ये इसलिए नहीं होता है बिकॉज हम जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हम इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है कि भाई हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी सारी केमिकल रिएक्शन चल रही है, और उन सब के लिए हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं ये बायोलॉजी, किताबें घोटते बैठ के हम, तब हमें पता चलता है कि अच्छा हमारे अंदर तो इतना सब कुछ चल रहा है। जब अमीबा के बारे में पढ़ा था तो बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ देखा था बुक के अंदर, इतने से पैराग्राफ के अंदर पूरा का पूरा हो गया। लेकिन जब हमारी स्टोरी सुनने की बात आई तो हमारी स्टोरी के लिए इतने सारे पेजेस भर दिए कि हम किताबों में पन्ने ही पलट पलट के देख रहे हैं कि यार ये चैप्टर कब खत्म होगा। लाइफ प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा, हमारा जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस था वो भी इतना लंबा चौड़ा चल रहा है, प्लांट का इतना लंबा चौड़ा चल रहा है, हेरिडिटी वाला चैप्टर और बड़ा है। तो भाई इतना सारा अगर पढ़ रहे हो, इन फ्यूचर अगर बायो ले ली तो उसके बहुत सारे पढ़ोगे। कभी सुना है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं? नहीं ना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो बहुत सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, बेचारे इतने सिंपल है कि सारा काम अपना एक ही सेल से कर डालते हैं। लेकिन हम ऐसे है कि हमारे अंदर इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, इसीलिए बैठ के किताबें घोटनी पड़ रही है हमें। अगर इतनी सारी चीजें हैं तो सोचो हमारी बॉडी में रीजनरेशन कैसे हो सकता है? क्या हमारे अंदर वो स्पेशलाइज सेल है जिसकी वजह से रीजनरेशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है। छिपकली की जैसे पूंछ वापस आ जाती है, क्यों आ जाती है? बिकॉज उसके अंदर वो स्पेशलाइज सेल है और उन सेल्स को पता है कि अगर ये पूंछ कट गई है तो हम वापस से उगा सकते हैं, वो उगा भी लेंगे। अगर हमारा हाथ कट गया तो हमारी बॉडी को नहीं पता है कि यहाँ से हाथ उगता है और वो उगा लेगा, वो बिल्कुल नहीं उगाएगा। अगर हाथ कट गया है ना तो वो वहां का वहीं रहेगा, वो एज इट इज रह जाएगा, हाथ छोड़ो कुछ भी नहीं उगेगा। सिर्फ हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स है जो कि रीजनरेट होते हैं। कौन से है? तो भाई स्किन है, अगर स्किन फट गई है तो स्किन वापस आती है और सिमिलर स्किन आ जाती है, अप्रोक्स 99% सिमिलर स्किन आई जाती है। तो क्या हुआ? ये रीजनरेशन ही तो हुआ, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी वापस नहीं आ सकती हमारी। तो ट्राई करना मत, एग्जाम देना अभी तो। चलो
Complex organism cannot give rise to new individuals through regeneration because they have organization of their organ system. पूरा का पूरा organ system है हमारे पास में, बहुत सारे है, एक नहीं है, बहुत सारे organ system है और एक different level के organ system है, बहुत ज्यादा complex level के organ system है जो कि regeneration में help बिल्कुल भी नहीं कर सकते. That is why they can regenerate only few of their lost body part like skin हो गया हमारा, blood हो गया, muscles हो गई, and can't give rise to new individuals. भाई रीजनरेशन की वजह से हम नए ऑर्गेनिज्म को जन्म तो नहीं दे सकते. हम क्या कर सकते हैं, ओनली स्किन है हमारी, ब्लड है, मसल से ये वापस आ सकती है. ब्लड कैसे वापस आएगा, सपोज कहीं कट लग गया और कट लगते ही उसमें से क्या हुआ, बहुत सारा ब्लड बाहर आ गया, तो क्या मर जाएंगे? या पूरी जिंदगी उस आधे ब्लड को लेके घूमते रहेंगे? बिल्कुल नहीं. हमारी बॉडी जो है वो ब्लड को कंटिन्यूअसली बनाती रहती है. इसीलिए कहा जाता है ना, हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, अनार खाओ, टमाटर खाओ, क्या होगा उससे, खून बनेगा. गुड़ खाओ, खून बनेगा. मम्मियाँ खिलाती है सर्दी में लड्डू, क्या बोल के खिलाती है, खून बनेगा, स्ट्रांग बन जाओगे. तो भाई खून कैसे बनेगा? तो खून हमारा लिटरली रीजनरेट होता है, ब्लड जो है रीजनरेट होता है और वो पूरा का पूरा वापस से बनता है. स्किन का फॉर्मेशन फिर से होता है, लेकिन पूरी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. इसलिए हमारी बॉडी जो है वो रीजनरेशन नहीं कर सकती. हमारी बॉडी के अगर पार्ट्स कर दिए जाए तो हम पार्ट्स में बैठे रह जाएंगे. तो बैठे तो क्या रहोगे, ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन हमारी बॉडी पार्ट्स जो है वो ऐसे ही रह जाएंगे. उससे कोई एक नया बॉडी पार्ट नहीं बनने वाला है, ना ही कोई पूरी की पूरी बॉडी बनने वाली है, बिकॉज वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स. बहुत कॉम्प्लेक्स है हम तो. चलो, डिफाइन द टर्म वेरिएशन. व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू अ स्पीशीज? इतना ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें तो समझ ही नहीं आएगा करना क्या है. तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? जैसा कि आपको बोला गया था, एक एक लाइन पढ़ो, उसका आंसर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसका आंसर दे देना. चलो, सो फर्स्ट हमें क्या बोला, डिफाइन द टर्म वेरिएशन. इतना हमें समझ में आ गया कि वेरिएशन क्या है. ठीक है, तो वेरिएशन क्या होता है, जब हमारी बॉडी में से, आई मीन ह्यूमन बॉडी में, सिर्फ हमारी नहीं, ह्यूमन जो है, सारे के सारे ह्यूमन है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मैं असेक्सुअल की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है भाई, 50% कैरेक्टर कहाँ से आता है, मदर से, और 50% कैरेक्टर कहाँ से आता है, फादर से. तो क्या हुआ, डीएनए कॉपी होता है. और डीएनए कॉपीइंग के टाइम पे, जब डीएनए दोनों का कॉपी होता है, उस टाइम पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर जरूर होता है, और वही एरर क्या करता है, वेरिएशन कहलाता है. उस एरर को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं. क्यों कहते हैं उसको वेरिएशन? तो भाई वो वेरी कर रहा है ना, पहले वाले डीएनए से दूसरा वाला डीएनए जो वेरी कर रहा है, इतना सा चेंज हो गया, तो चेंज होते ही क्या हो गया, वेरिएशन हो गया. चलिए, वेरिएशन इज दैट चेंज which occurs in the progeny formed through sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनती है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हमेशा जरूर होगा. ऐसा नहीं होगा कि बिना चेंज के हमारी नई प्रोजेनी बन गई. भाई हम है, ह्यूमन बीइंग है, जब वो रिप्रोडक्शन करता है, जब वो कोई ह्यूमन बीइंग अपने नए बेबी को बर्थ देता है, तो उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई चेंज जरूर होता है. तो वो चेंज है, उसी चेंज को हम कहते हैं वेरिएशन. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डीएनए कॉपीइंग. बिकॉज इन दिस प्रोसेस बोथ द जर्म सेल्स, मेल और फीमेल, आर इक्वली इन्वॉल्व. इन दोनों जो जर्म सेल्स है, एक मेल का है एक फीमेल का है, दोनों इक्वली इन्वॉल्व होते हैं. ऐसा नहीं है कि दोनों आ गए लेकिन जो डोमिनेंट वाला है ना वो वाला रिप्रेजेंट होगा. तो मतलब फादर वाला डीएनए अगर रिप्रेजेंट हुआ तो हम फादर की तरह दिखेंगे? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. दोनों का इक्वली इन्वॉल्वमेंट होता है. घर में बोला जाता है ना, होम मिनिस्टर की बात मानी जाएगी, मतलब कि मम्मियों की बात मानी जाएगी, पापा की बात तो होगी. ऐसा नहीं है कि हम उनकी बात नहीं मानते, उनसे पूछते हैं, लेकिन ज्यादा अगर ऐसा कौन है, मम्मी ने अगर बोल दिया इसका मतलब हम नहीं बोल सकते. तो भाई वो क्या होता है, वही चीज क्या डीएनए के अंदर होती है? बिल्कुल नहीं होती. डीएनए ये चीज नहीं देखता है कि अच्छा ये तो मम्मी है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी, इनका वाला कैरेक्टर जो है वो शो करना पड़ेगा. इट्स नॉट पॉसिबल. डीएनए कभी ऐसा नहीं करता है. एक डीएनए आएगा आपका मदर से, आधा डीएनए आ गया फादर से, दोनों मिलके क्या करेंगे, एक सिंगल डीएनए बनाएंगे. 100% कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन दोनों क्या है, मिक्सचर है. और जैसे ही एक मिक्सचर बनता है वो हमेशा नया होता है, वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता. कैरेक्टर भले उसके अंदर दोनों के प्रेजेंट है, लेकिन जो कैरेक्टर शो होगा, जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा, वो कुछ नया ही कैरेक्टर होगा. क्यों होगा? तो भाई आइसक्रीम या गोले की बात करी थी हमने, याद करो, बर्फ का गोला. जो बर्फ का गोला था, उस बर्फ के गोले में क्या था, एक हमने डलवाया था रेड कलर वाला फ्लेवर, एक हमने डलवाया था ग्रीन कलर का फ्लेवर. तो जब रेड और ग्रीन कलर का जो फ्लेवर है, दोनों जब मिक्स हुए थे, तो क्या वो रेड कलर की तरह नजर आ रहा था? बिल्कुल नहीं. क्या वो ग्रीन कलर की तरह नजर आ रहा था? बिल्कुल भी नहीं. और जब दोनों की तरह नजर नहीं आ रहा था, मतलब कुछ नया बना, दोनों के मिक्सचर से एक नया बना, तो वो नया ही तो है वेरिएशन.
तो भाई डीएनए जब कॉपी होगा तो भी क्या होगा, एक मदर का एक फादर का दोनों का डीएनए कॉपी हुआ तो हुआ क्या, एक नया प्रोटीन बना, एक नई प्रोजेनी बनी, और उसके अंदर वो जो एरर है, वो जो चेंज है, वही चेंज को हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए, सो व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज? अगर ये जो वेरिएशन है ये नहीं होता तो क्या होता, ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है? तो सोचो कैसा होता कि सारे के सारे जो ह्यूमन बीइंग्स है एकदम सेम नजर आते हैं, एग्जैक्ट सेम। आपके मदर, फादर, आप, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, टोटल सब कुछ सेम। टीचर्स हमारे सिमिलर होते, जो हमारे क्लासमेट्स होते वो भी एग्जैक्ट सेम नजर आते। कैसा होता? क्या अच्छा होता? बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता अच्छा? तो भाई सब सिमिलर होते तो हम जाके किससे मिलते हैं, अच्छा ये हमारा फ्रेंड है, फिर 2 थप्पड़ और लगाता कि भाई कौन है आप, जानते ही नहीं हम आपको, पता चलता फ्रेंड तो कहीं और ही बैठा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत गड़बड़ घोटाले हो जाते हैं अगर ऐसा कुछ होता तो, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो वेरिएशन देखो, सबसे पहले तो यही बेनिफिशियल है कि हम पहचान पाते हैं ना कि हमारी मदर है, ये हमारे फादर है, ये अंकल आंटी है जो बाहर से आए हैं, ये वो अंकल आंटी है जो कनाडा से आए और हमारे लिए कुछ लेके आने वाले हैं। अगर उनको नहीं पहचानोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो, the reason because of which variations are important for species survival is it causes the organism to overcome extreme situations। जो रीजन है वेरिएशन का, सबसे पहला रीजन तो ये होता है बेटा कि जब डीएनए कॉपी होता है और उसके अंदर होता है कुछ वेरिएशन, तो वो वेरिएशन हमें ले जाता है इवोल्यूशन की तरफ, और हमें क्या करता है, वो एक एडेप्टेशन की क्वालिटी देता है, सो दैट कि हम सर्वाइव कर सके। याद करो बीटल्स को, जो बीटल्स अपने आप में चेंज नहीं कर पाए थे उनको क्या हुआ था, क्रो ने खा लिया था। लेकिन जिन बीटल ने अपने आप के अंदर चेंज किया, अपना कलर चेंज कर लिया, अपने आप को ग्रीन कलर का कर लिया, उनको क्रो देख ही नहीं पाए, उनको खा भी नहीं पाए, तो वो जो बीटल्स थे वो सर्वाइव कर गए। अब जब वो बीटल्स सर्वाइव कर गए तो भाई चेंज हुआ तभी तो सर्वाइव किया। अगर वेरिएशन नहीं होता तो क्या वो सर्वाइव कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। सो वेरिएशन का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो ये होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एक्सट्रीम सिचुएशंस जो होती है उसको भी ओवरकम करने की पावर आ जाती है और वो इजीली वहां पर सर्वाइव कर सकता है। Species of different organisms occupy well-defined positions in the ecosystem, utilizing their reproductive capacity। जो स्पीशीज होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, उनका एक वेल डिफाइंड एक पोजीशन होती है वहां इकोसिस्टम के अंदर, जहाँ पे क्या होगा, वो उसको यूटिलाइज करेंगे किसमें, अपनी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी सबकी डिफरेंट होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने इकोसिस्टम के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। तो भाई जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये कैपेसिटी नहीं आ सकती है ना। सोचो हम यहाँ पर है, ठीक है, हम इंडिया के अंदर रहते हैं, हमारा क्लाइमेट, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा डिफरेंट है। इवन इंडिया के अंदर भी आप चले जाओ, नॉर्थ चले जाओ पूरा डिफरेंट है, साउथ चले जाओ और डिफरेंट है, राजस्थान तो भाई बहुत भयंकर वाला गर्म ही है। ठीक है, तो क्या सब जगह के लोग सब जगह सर्वाइव कर सकते हैं? एक राजस्थान वाले पर्सन को उठा के ले जाओ नॉर्थ साइड में, 2 दिन में बेचारा हालत खराब हो जाएगी उसकी। वो अपने अगर वो अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाया, अगर अपने आप के अंदर चेंज नहीं कर पाया तो क्या होगा, वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर हम लोग नॉर्थ वाले पर्सन को ले जाए सीधा राजस्थान के अंदर या और कहीं अगर ले जाके फेंक दे कहीं पे, तो क्या होगा, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज उसके अंदर अभी वो एडेप्टेशन नहीं है। लेकिन सपोज क्या हुआ, उसने अपने अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया, रह गया वो, लेकिन उसकी जो नई प्रोजेनी होगी उसके डीएनए में चेंजेस है और उस डीएनए में चेंज की वजह से क्या हो जाएगा, वो वहां पर सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, बीटल्स को याद करना बिल्कुल भूलना नहीं उनको। चलो, 2 रीजंस क्या थे फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 रीजंस क्या होंगे अगर आप इनको जो वेरिएशंस है वो अपीयरेंस हो रहे हैं, सपोज अगर ये वेरिएशंस जो है वो अपीयरेंस हो रहे हैं प्रोजेनी के अंदर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी है, उसके रीजन क्या होंगे? तो भाई सबसे पहला रीजन तो यही होगा कि हमारे वेरिएशंस क्यों आए हैं, मदर से फादर से जब 50-50% कैरेक्टर मिलेगा तो भी मिक्सचर बनेगा और वो मिक्सचर जो होगा वो एक नया प्रोटीन है, और जब नया प्रोटीन है तो वो पुराने वाले के सिमिलर एग्जैक्ट नहीं हो सकता, और जब वो नहीं हो सकता है इसका मतलब है वो उसके अंदर क्या होगा, चेंज होगा। वही चेंज तो है वेरिएशन और वो विजिबल होगा। चलिए, क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, एक सेकेंड मेथड ये भी हो सकता है। भाई क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ? ये हुआ पैटर्नल, ये हुआ मैटरनल का जीन, दोनों का जीन जब मिला तो मिलते ही क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर लिया, और जैसे ही क्रॉस ओवर किया तो थोड़ा सा पार्ट क्या हुआ, मदर का फादर ने ले लिया, फादर वाला मदर ने ले लिया। तो अब देखो ये हो गया हमारा क्रॉसिंग ओवर। उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। सो
क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस इन विच डीएनए इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेयोसिस एंड दिस कॉज वेरिएशन इन द प्रोजेनी। इसी की वजह से क्या हो जाता है, प्रोजेनी में डिफरेंस हो जाता है, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर होगा दोनों के डीएनए का, और जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंज तो जरूर होगा बिकॉज ऑफ मेयोसिस। चलिए, the progeny grown due to reproduction, sexual reproduction has characteristics from the mother as well as the father and causes because of this the characteristics differ and result in variation. As I told you कि जब mother और father दोनों का mixture आएगा तो वो mixture हमेशा नहीं होगा, खिचड़ी हमेशा नहीं तो होती है, आलू प्याज जैसी थोड़ी ना दिखाई देती है, खिचड़ी तो खिचड़ी होती है, एक नई चीज दिखाई देगी हमें तो वो नई चीज ही तो हम हैं। चलिए, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन इस तरह से नजर आता है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी, नहीं भी है तो एक बार फिर देख लो। ये भी फादर का स्पर्म मिला, यहाँ से आया मदर का एग, दोनों मिलके क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, उससे बना जाइगोट और जाइगोट से बना एम्ब्रियो। तो वो जो एम्ब्रियो होगा वो मिक्सचर होगा मदर और फादर का, मिक्सचर होने के बाद जो बेबी बनेगा वो भी तो मिक्सचर ही बनेगा। कुछ पार्ट जरूर मदर और फादर से मैच कर जाएंगे लेकिन फिर भी बनेगा तो एक नया ही पीस, एक नया पीस जिसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे, एरर जरूर होगा। चलिए, the next question is list two distinguishing features between inherited and acquired characters। जो acquired characters होते हैं या जो inherited characters होते हैं दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। सो एंड उन दोनों के एग्जाम्पल भी देने। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो भाई जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होंगे, मतलब इनहेरिट का मतलब क्या होगा, हेरिडिटी से मिला है, मतलब या तो हमें मिला है मदर से या मिला है हमें फादर से। दोनों का जब डीएनए आ रहा था उस टाइम पे वो जीन आ गया और वो जीन आने से क्या हो गया, कुछ ट्रेट हमारे लिए लेके आया और वो ट्रेट क्या है, वो इनहेरिटेड ट्रेट है जो हमें जन्म लेते ही मिल चुके थे। जैसे ही हम दुनिया में आए थे उस टाइम वो हमारे पास में थे, वो ट्रेट्स हमारे पास थे। क्या पैदा होते ही क्या खेलना सीख गए थे, या जन्म लेते से ही क्या कुकिंग करना सीख गए थे? बिल्कुल नहीं, ये सारा हमने बाद में सीखा है। तो ये कौन सा होगा, क्या ये इनहेरिटेड ट्रेट है? बिल्कुल भी नहीं है। बट आपका जो स्किन कलर है क्या वो आपको पैदा होते ही मिल गया था, या पैदा होते टाइम एकदम कोयले जैसे थे और उसके बाद धीरे धीरे आपका कलर जो है वो चेंज हो गया और आप गोरे हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो जब ऐसा नहीं हुआ था, आपका जो स्किन कलर था वो ऑलरेडी आपके अंदर प्रेजेंट था जब आप दुनिया में आए थे। आपके हाथ पैर सब कुछ प्रेजेंट था। आंखें अगर मदर की तरह गई है तो मदर जैसी थी। आंखों का कलर जो है अगर ब्लैक था या ब्राउन था, जो भी था पैदा होते टाइम, आज भी अगर वही है, दैट मीन्स ये कौन सा ट्रेट है, ये इनहेरिटेड ट्रेट है जो हमें जन्म से ही मिला हुआ है। ये जन्मजात है, जन्म लिया था उस टाइम से हमारे पास में है, बाद में हमें इसको एक्वायर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी कि अच्छा इसका तो देखो आंखों का कलर कितना सुंदर लग रहा है तो हम भी ये ले लेते। नहीं ले सकते भाई, जो मिला है उसी को रखो। तो वो कौन से ट्रेट होंगे, वो इनहेरिटेड ट्रेट्स होंगे। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब क्या होगा, ये जो बायोलॉजी सीख रहे हो ना और थोड़े टाइम के बाद जो माइंड में सब कुछ सेट हो जाएगा कि अच्छा मेयोसिस ये होता है, माइटोसिस ये होता है, रिप्रोडक्शन ऐसे होता है, रीजनरेशन ये होता है, हेरिडिटी ये है, प्रोसेस ये सारे होते हैं। तो ये जब सीख जाओगे ना, ये कौन सा ट्रेट है, ये एक्वायर्ड ट्रेट है। पैदा होते ही हमें नहीं पता था कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे और ये ट्रेट्स के बारे में सब कुछ बताया था। ये तो हमें अब पता चला है ना, और अब हमें याद भी रहेगा। लेकिन आपके आगे की वाली प्रोजेनी को अगर ये सब चीजें माइंड में रखनी है तो उनको फिर से ये चीजें याद करनी पड़ेगी। आप उनको ये इनहेरिट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये कौन सा ट्रेट है, एक्वायर्ड ट्रेट है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो जरूरी नहीं है कि आपके आगे वाली प्रोजेनी भी स्पोर्ट्स में अच्छी होगी। इसका मतलब ये कौन सा ट्रेट हुआ आपके पास, ये एक्वायर्ड ट्रेट हुआ। जनरली पेरेंट्स से सुना होगा ना बोलते हुए कि पढ़ लो, ये धन कोई नहीं चुरा सकता। तो भाई डेफिनेटली ये धन आपसे कोई नहीं चुरा सकता, ये इनहेरिट नहीं होने वाला है, ना ये कोई और आपसे लेने वाला है। तो ये तो एक्वायर्ड ट्रेट है आपका। चलिए, सो एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, ट्रेट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में जो आपका ट्रेट डेवलप हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट। कहीं अगर गिर वेर गए ना मस्ती करते टाइम पे और चोट वोट लग गई तो अपने आगे वाली प्रोजेनी को थोड़ी ना दोगे, ये तो यही सलट के जाओगे ना सारा का सारा। इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक्वायर्ड ट्रेट होगा। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या हुआ, ट्रेट्स प्रेजेंट सिंस द बर्थ। ऐसे ट्रेट्स जो हमारे बर्थ से ही हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स दे आर इनहेरिटेड ट्रेट्स। चलो, एक्वायर्ड ट्रेट्स का एक और पॉइंट क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी इनहेरिटेड, दैट इज डू नॉट पासेस टू द ऑफस्प्रिंग। एज आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट प्रोजेनी में आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब ये कौन सा ट्रेट है, एक्वायर्ड ट्रेट है। इनहेरिट वाला है तो भाई डेफिनेटली वो आपके ऑफस्प्रिंग में जाएगा। अगर आपके हेयर स्ट्रेट है और बाई चांस आपके आगे वाली प्रोजेनी जो होगी या आपके जो बेबीज होंगे उनके हेयर अगर स्ट्रेट है, दैट मीन्स कि वो इनहेरिट हुए हैं। अगर आपकी आंखों का कलर ब्राउन है और आपकी प्रोजेनी की आंखों का कलर भी ब्राउन हो गया, दैट मीन्स कि वो क्या है, वो इनहेरिटेड ट्रेट्स है। चलिए,
और एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं उससे जीन्स के अंदर कोई भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट जो होंगे उनके अंदर जीन में हमेशा चेंजेस होंगे। अगर जीन में चेंज नहीं होगा दैट मीन्स वो इनहेरिटेड ट्रेट नहीं हो सकता। तो जीन क्या करता है, आपके पेरेंट्स से आपके लिए कैरेक्टर्स लेके आता है। तो भाई जीन में अगर चेंज हो गया दैट मीन्स कि वो क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट होगा। लेकिन अगर आपका जीन में चेंज नहीं हुआ है और आपके माइंड में कुछ आपने याद करा है, कोई आप चीज सीख गए हो, तो आपके जीन में तो कोई चेंज हुआ नहीं, और जब जीन में चेंज नहीं हुआ मतलब कि वो एक्वायर्ड ट्रेट है, वो इनहेरिटेड ट्रेट हो नहीं सकता। चलिए एग्जांपल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका बिहेवियर। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये इनहेरिट हुआ है। पेरेंट्स आप पे गुस्सा कभी नहीं करते, वो आप गलत काम करते हो तो करते हैं। चलो आर्ट ऑफ प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीख लिया, गिटार विटार बजाना सीख लिया ना, अगर कि शौक शौक में हम भी सीख लेते, फ्रेंड सीख रहे मैं भी सीख लूं, तो ये आपका एक्वायर्ड ट्रेट है, ये इनहेरिट ट्रेट नहीं हो सकता। चलिए हेयर कलर है, हाइट है, अगर आप चाहो कि मेरा हेयर कलर चेंज हो जाए तो डाई भली करवा लो, लेकिन एक बार तो जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो तो यूं का यूं रहेगा। हाइट है, आपकी हाइट अब बढ़ तो सकती है नहीं, जितना हो गए 5 फुट के हो, चाहे 4 फुट के हो, चाहे 3 के भी अगर रह गए तो कुछ कर तो सकते नहीं हो, तो ये हाइट भी कौन सी होगी, इनहेरिटेड ट्रेट होगी। किसी की अगर हाइट ज्यादा ही हो गई, वो चाह रहा है यार थोड़ा छोटा हो जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है भाई, इनहेरिटेड ट्रेट है, कैसे होगा पॉसिबल। चलिए सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नाउ अगेन हमने एक और सेट कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। वही 2020 के क्वेश्चंस चल रहे हैं और छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर स्टार्ट किया है इन सीरीज को देखना तो कंप्लीट करके रखो भाई, आधी अधूरी सीरीज छोड़ोगे तो एग्जाम में आधे अधूरी मार्क्स आएंगे। चलिए थैंक यू सो मच।